मुझे वो चाहिए जो हासिले सुकून भी हो। मुझे वो चाहिए जो हासिले सुकून भी हो। हर एक खिलौने से अपना गुजर नहीं होगा। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, ये वीडियो नंबर शायद 7 नंबर की वीडियो होने वाली है। जो यूपी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो या जीआईसी का हो या फिर साथ ही साथ में यूपी टीजीटी का हो। यूपी टीजीटी को तो मैं कई बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुका हूं, इतने साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ। इनको आप क्वेश्चनों को रीड कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको आप अपने पास नोट करेंगे। दो बातें हम आपके सामने अर्ज करेंगे और सीधे बात शुरू करते हैं। बात यह है कि अगर क्वेश्चन पूरी वीडियो देखिएगा बगैर स्किप किए, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तब आपको लाइक करना चाहिए आखिर में, और नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक करना चाहिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अधिक वीडियो चाहिए तो। दूसरी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन जो मेरी किताब है शाहीन उसी के हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इसको आप मंगा सकते हैं और मेरे ख्याल से ये हर बच्चे के पास होने चाहिए जो यूपी का एग्ज़ाम कम से कम देना चाह रहा है। और ये बहुत कम दाम में आपके घर पहुंच जाएगी। स्क्रीन पे नंबर भी आपको दिख रहा है, वहां से मंगा सकते हैं। आइए अब हम लोग बात शुरू करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पहला आज का सवाल है, सितंबर का चांद किसका लिखा हुआ नॉवेल है? आप सभी जवाब देते हुए चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम सही है। राशिदुल खैरी का नाम आपको याद रखना है। इन्हीं का लिखा हुआ सितंबर का चांद लिखा हुआ नॉवेल है, जो आपको नहीं भूलना चाहिए। लखनऊ में ये पैदा हुए थे राशिदुल खैरी, इनका नाम आपको याद रखना है। 1868 में इनकी पैदाइश हुई और इंतकाल इनका 1936 में हुआ था। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी मालूम भी होंगी। और इनका जो असल नाम था वो था मोहम्मद अब्दुल राशिद था। मोहम्मद अब्दुल राशिद इनका असल नाम था, लेकिन 1906 से इन्होंने राशिदुल खैरी जो है वो लिखना शुरू कर दिया था। ये बात आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलनी है। अच्छा, इनका ख़ानदान जो है वो दिल्ली का रहने वाला था, ये भी चीज़ आपको याद रखिए। और मैंने जो लखनऊ बताया वो गलत है, ये इनकी पैदाइश जो है वो लखनऊ में हुई थी। ये राशिदुल खैरी जो हैं वो लखनऊ में ही पैदा हुए थे। और जो मैंने आपको इनका तसनीफ़ बताई है, अच्छा दूसरी चीज़ एक बार इनके बारे में पहले भी मैं बता चुका था, वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं वो इनके फूफा लगते थे। राशिदुल खैरी ने सबसे पहले जो है वो लिखना शुरू किया था रिसाला मुखज़न में। ये भी आपको अगर याद रहता है तो वो भी आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, इनका जो असल मैदान है लिखने का राशिदुल खैरी का, वो ख़वातीन की जो है इस्लाह के लिए ही इन्होंने काम किया है, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने भी किया था। मुसब्बिर गम इनका लक़ब है, ये बात आपको मालूम ही होगी और मालूम होना भी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी या शब ज़िंदगी, माह जो है अज्म, इनकी लिखे हुए नावल हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। आमिना का लाल भी आपको मालूम होना चाहिए। सैयदा का लाल, आमिना का लाल कई बार पूछा जा चुका है। सैयदा का लाल भी इन्हीं का लिखा हुआ है। साथ साथ में दिल्ली की आखिरी बहार जो है वो भी इन्हीं का लिखा हुआ नावल था। कुछ एक दो नावल जो हैं और भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे महबूबा खुदाबंद करके इनका लिखा हुआ नावल है, या उरूस करबला है, नौबत पंच है, ये भी इन्हीं के लिखे हुए नावल हैं। आपको नोट करना ज़रूर चाहिए या फिर बार बार वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, पूरी प्ले लिस्ट को। और एक नावल जो मेरे ख्याल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, वो है मनाजिल साहिरा, जो लिखा हुआ इनका नावल था, वो भी आपको याद रहना चाहिए। खैर, यहीं तक बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से किस अदीब ने अदम ताउन की तहरीक के दौरान मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया गया था? ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो तहरीकें चली उनमें इस्तीफ़ा देने वाले का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो अदम ताउन जो है उस तहरीक से मुतासिर होकर के इस्तीफ़ा देने का काम मुंशी प्रेमचंद ने किया था। गांधी जी से ये लोग मुतासिर थे और मुंशी प्रेमचंद की तमाम चीज़ें जो हैं वो मालूम ही हैं। तो इनके बारे में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बात नहीं करेंगे जो आपको दिमाग ख़राब करें। इनके बारे में सभी को मालूम है। दर्ज झेल में से वो कौन सा इस्लाही नावल है जिसमें शहर की ज़िंदगी के मसाइल को पेश किया गया है? अब वो आपको नावल पहचानना है जिसमें शहर की ज़िंदगी और उसके मसाइल जो ज़िंदगी के हैं उनको बयान किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए,
अभी मैंने बात की थी मुंशी प्रेमचंद का बारे में जान रहे थे। मुंशी प्रेमचंद का एक नावल है, वो है बाज़ार हुस्न। देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं, गोदान है, गबन है, बाज़ार है, तो ये सारे नावल, और ये लैला के खतूत आपको मालूम है काजी अब्दुल गफ़ार का है। तो इसमें जो सी आंसर जिसने दिया है वो सही है। बाज़ार हुस्न ऐसा नावल है जो इस्लाही नावल है मुंशी प्रेमचंद का, और इसका मौजू हर हाल में आपको याद रखना है कि शहर की ज़िंदगी के मसाइल को जो है मसाइल जो हैं उनको पेश किया गया है। तो इस तरह से आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। बाकी इनके जैसे जलवा इसार है, बेबा है, ये इनके नावल हैं, वो आपको पहले से ही मालूम है। एक इनका नावल था मुंशी प्रेमचंद का गोशा आफियत, वो भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि उसको पूछ सकते हैं आपसे। ये और बाज़ार हुस्न की एक चीज़ और याद रखिएगा, बाज़ार हुस्न ऐसा नावल है जो बाज़ार का जो ख़रीदो फ़रोख्त औरतों का होता है उसका बयान इसके अंदर किया गया है। खैर अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से वो कौन सा नावल है जिसमें एक तवाइफ की दर्दनाक कहानी को फ़लसफ़ाना अंदाज में पेश किया गया है। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल आपने पहले बहुत ही कम देखे होंगे, और कंपटीशन अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। देखिए नूरुल हसन नकवी की NCERT है या फिर एहतशाम है, इन सारी चीज़ों के किताबों को निचोड़ निकाल करके वीडियो मेरी आती है, और उन्हीं से उनका इस्तेफ़ादा करके और बहुत सारी किताबों का इस्तेफ़ादा करके मैंने किताब शाहीन लिखी थी। अब इसमें क्या है, इसमें आंसर आपका जिसने दिया होगा पहला, उसका आंसर एकदम सही है। लैला के खतूत काजी अब्दुल, मैंने कहा था कि काजी अब्दुल गफ़ार का लिखा हुआ है, और काजी अब्दुल गफ़ार ने ये जब नावल लिखा था तो इसका मौजू यही था जो आपको दिया गया है। बस इतना ही आपको काजी अब्दुल गफ़ार की बहुत से ज़्यादा चीज़ें नहीं, आप इसमें कितने ख़त हैं और किस किस हिस्से में कितने ख़त हैं, 3 हिस्सों में ये नावल है, तो ये सब चीज़ें पूछेगा नहीं, लेकिन 3 हिस्सों में बस इतना याद रखिएगा, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं। आगे मेहदी अफ़ादी ने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में फ़ितरी शायर किसे कहा है। ये तो आपको मालूम है कि अनासिर खमसा किसका लिखा हुआ मजमून है। तो मेहदी अफ़ादी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनके बारे में मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, और हाल ही जिसने जवाब दिया होगा वो सही है। देखिए जो राजस्थान में RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पिछली बार हुआ था, अभी 2024 में हुआ, उसमें ये सवाल हूबहू ऐसे ही पूछा गया था, और इसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ऐसे ही पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन यूपी के आसपास स्टेट में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का भी आपको इल्म होना चाहिए। एक गधा नेफा में किसका लिखा हुआ नावल है, बहुत आसान सा सवाल है, और ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा, और अगर गलत है तो आप फिर बहुत कमज़ोर हैं। इसमें आपका आंसर सही होगा कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र के बारे में क्या नहीं आपको मालूम है, लगभग चीज़ें सारी क्लियर हैं। एक चीज़ याद रखिए कि नूरुल हसन नकवी के मुताबिक इनकी पैदाइश जो है वो 1912 में हुई है, बाकी आपको मालूम है 1914 में ये पैदा हुए, लेकिन नूरुल हसन नकवी क्यों मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात कृष्णचंद्र के बारे में जो याद रखने की है कि इन्होंने शुरू में तालीम हासिल करने के बाद जो पेशा इख्तियार किया था, आजकल पेशा बहुत जल्दी पूछते हैं, तो वकालत का पेशा इसने भी इख्तियार किया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, और याद होगा उम्मीद करता हूँ सभी को। तो एक गधा नेफे में, अच्छा चांदी के जो है घाव, ये भी लिखा हुआ नावल किसका है, तो इन्हीं का है। कागज़ की नाव किसका लिखा हुआ है, तो ये भी इन्हीं का है, कृष्णचंद्र का। तो कृष्णचंद्र के बारे में इतनी बात है। अच्छा, कृष्णचंद्र के बारे में एक कॉल एहतशाम ने कहा था, एहतशाम जो हैं वो कहते हैं कि इनके वहाँ जो है वो कश्मीर का कॉल बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको लफ्ज़ याद करने के हिसाब से बताते हैं कि कश्मीर जो है निगारियों के सामने, मंजर जो है वो आंखों के सामने कश्मीर का आ जाता है। जब हम कृष्णचंद्र की तहरीरों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने कश्मीर के मंजर आंखों के सामने आ जाता है। इस तरह का कॉल जो है वो एहतशाम का है, और किसके लिए कहा है, तो वो कहा है कृष्णचंद्र के लिए। बाकी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। सोने का संसार इनका आपको मालूम ही है, गधे की सरगुजिश्त भी मालूम है, लगभग चीज़ें मालूम हैं। अगला सवाल है कि उल्टा दरख्त नावल किस अदीब का लिखा हुआ है। मैंने शुरू में कहा था कि पूरी वीडियो देखिए, बगैर स्किप किए देखिए, नोट बनाइए, और जिस तरह से मतलब जो है सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल हम लाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल जो है इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा जवाब कृष्णचंद्र, उसका ही सही है। उल्टा दरख्त नाम का भी लिखा हुआ नावल कृष्णचंद्र का है, और यह आपको भूलना नहीं है। उल्टा दरख्त किसका है, जामुन वालियाँ एक बहुत मशहूर कहानी है, वो लिखा हुआ अगर पूछा जाए ना कहानी किसकी है तो वो कृष्णचंद्र की है, और वो हिंदी में तो कई बार पूछ चुकी है। चूँकि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी UGC नेट तो उसे लगभग हर 1 साल के बाद पूछता है।
जामुन वालियाँ, लेकिन अफसाना है वो उर्दू में भी है, तो चूँकि पूछ ना लिया जाए आपको याद रखना चाहिए, इसी का है कृष्णचंद्र का। इसके बाद में शिकस्त 1942 में इनका लिखा हुआ है, बाकी आपको मालूम ही है। एक औरत हज़ार दीवाने, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हर किसी बच्चे को मालूम। आगे बढ़ जाइए। लिखने के लिए मैंने दुनिया की अजीम तरीन किताब यानी ज़िंदगी को पढ़ा है। तो दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब ज़िंदगी को किसने बताया है और ये बात किसने कही है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और जिस बच्चे ने इसमें जवाब दिया है इस्मत, उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, इस्मत के बारे में भी मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम हैं, जो चीज़ें नई हैं वो हम आपको बता देंगे, या ये मैं पढ़ाता हूँ अपने पास नोट्स जो हैं या फिर अपनी बुक है उसी से पढ़ाता हूँ। देखिए, ये आपको मालूम है कि मुतवस्सित जो घराने, जो मुस्लिम घराने हैं, लड़के लड़कियों, उनकी ज़िंदगी की तरफ इन्होंने बात कही है, उनकी जो दबी हुई आवाज़ है उसको उठाने की बात की है। लेकिन इनके बारे में जो ख़ास बात याद रखने की है, तो नोबेल एक कतरा खून है। तो ये एक कतरा खून है, इसको आपको याद रखना है। आखिरी नावल है और इसमें करबला के वाक़यात को जो है वो बयान करने की कोशिश की गई है। करबला के बयानात हैं इसमें, वहाँ के मंजर को बयान किया गया है। बाकी अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना चाहिए। मेरा अपना ये मतलब मशवरा है कि बाबा हरिदास का लंगोट बोसीदा कपड़े का निकल आया था। ये जुमला जो है वो अपनी तसानीफ में किसने इस्तेमाल किया? देखिए, खुदा का कानून अफजाइश नस्ल है, ये लगातार ऐसे जुमला पूछ लेते हैं किसने कहा है। गुंजलक मानी ना गुंजलक, इस तरीके के जुमले दे करके पूछ लेते हैं कि ये किसका है। तो इसी तरह से ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये किसका है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और जिसने भी जवाब दिया होगा बी, उसका सही है, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का आपको हर हाल में याद रखना है। 1915 में पैदा हुए थे और इंतकाल तो आपको मालूम है कि 1984 में हुआ था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सभी को मालूम हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो ख़ास चीज़ें हैं हम वही पे बात करेंगे। कुर्रतुल-ऐन हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने आया है 1949 में। का मौजू क्या है? 1949 में इनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने आया था। अब इसका मौजू आपको बताना है। तक़सीम हिंद है, बंगाली फसादात है, तेलंगाना फसादात है, ये शऊर की रोह है। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, ये पैदा कहाँ हुई, इंतकाल कहाँ हुआ, ये सारी बकवास चीज़ें हैं और आपको सबको मालूम है पहले से। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इसके नावलों की, कुर्रतुल-ऐन हैदर के नावलों की तरतीब जो है बहुत पूछते हैं। तो मेरे भी सनम खाने, शफीना गमे दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, 4 याद रखिएगा। मेरे भी सनम खाने, शफीना गमे दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र। फिर गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया है फर्स्ट, यानी तक़सीम हिंद जो है वो इनका मौजू है। मेरे भी सनम खाने के लिहाज से आप ये ना सोच लेना कि अगर नहीं मालूम है तो आप सोचे रोमानी होगा या फिर इश्किया होगा मौजू, अगर कहीं ऑप्शन में दे दें तो आपको याद रखना है ये तक़सीम जो हिंद है, तक़सीम हिंद उसका उसी से मुतालिक ये लिखा है, और मेरे भी सनम खाने इनका पहला ही नावल है। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने दूसरा इनका एक और नावल सफ़ीना गमे दिल, ये भी मंजर आम पर आया है और इसका भी मौजू जो है वही है, तक़सीम हिंद। इसके बाद अगला सवाल देखिए, कुर्रतुल-ऐन हैदर का दर्ज झेल में से कौन सा नावल सवानाही है? अब वो नावल आपको बताना है जो सवानाही नावल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए इनके बारे में एक चीज़ और भी याद रखिए, इनके नावलेट में जैसे सीताहरण है, चाय के बाग है, दिलरुबा तो हर हाल में याद रहना चाहिए। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ नावलेट है। अब इसमें भी आंसर आपने जिस बच्चे ने दिया है डी, उसका आंसर सही है। कारे जहाँ दराज है, तो ये जो है, अच्छा ये इकबाल के जो है मिस्र से लिया गया है। तो ये वो नावल है जिसमें जो इनका सवानाही नावल है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से वो कौन सा नावल है, कौन सी तसनीफ़ है जो अरबी फ़ारसी उर्दू की मंजूम लुगत है। अब वो तसनीफ़ आपको बताना है कि जो उर्दू फ़ारसी अरबी की मंजूम लुगत है। देखिए, जो शॉर्ट वीडियो मेरे आते हैं, काट के डाले जाते हैं, तो वो जो है
उनको भी आप बहुत अच्छे से, उसमें आपको स्क्रीन पे 2 आंसर आते हैं, उसमें जो आंसर है उस पर टिक कीजिए, आपका बोर्ड पड़ जाएगा और आपको मालूम भी चल जाएगा फ़ौरन उसमें सही आंसर क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस पे ये जो तसनीफ़ है ये किसकी तसनीफ़ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये है वाहिद बारी, यानी आपका आंसर जो है वो सही होगा फर्स्ट। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, काजी अब्दुल सत्तार ने किस वजह से शोहरत पाई। काजी अब्दुल सत्तार को देखिए 2024 के यूजीसी नेट में ये पूछ चुके हैं, राजस्थान का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछ चुके हैं, असिस्टेंट ये क्या कहते हैं यूजीसी जो नेट का पेपर हुआ है उसमें तो इसको तरतीब के लिहाज से पूछ लिया था कि कब, जबकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है। सिलेबस पे आप ना गौर कीजिए क्योंकि सिलेबस से बहुत हटकर पूछते हैं, इनकी मर्ज़ी होती है जो वो पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये सीतापुर में पैदा हुए थे, 1933 में पैदा हुए, लेकिन नूरुल हसन नकवी इनको 1930 मानते हैं, बट मेरे पास जो नोट था उसमें 1933 है, तो 1930 और 33 को मान के चलिए। नूरुल हसन नकवी तो 30 ही मानते हैं। सीतापुर में ये पैदा हुए हैं, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और आई थिंक 2018 के आसपास इनका इंतकाल हुआ है, ये मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, क्योंकि बगैर देखिए कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा। अब इसमें देखिए सबसे पहला वाला पॉइंट देखिए कि तारीख़ी नावल के सबब, इन्होंने जो काजी साहब जो हैं इन्होंने अपनी तारीख़ी नावल के सबब ही शोहरत पाई है। और तारीख़ी नावलों में जैसे इनका शब गुज़ीदा आपको मालूम है तारीख़ी नावल है, दारा शिको जो है औरंगज़ेब का भाई उसका भी तारीख़ी नावल है ये, और साथ साथ में सलाहुद्दीन अयूबी ये भी तारीख़ नावल है, या फिर हज़रत जान ये भी इनका तारीख़ नावल है। तो ये चार पाँच ही नावल आपको हर हाल में याद रखना है, शब गुज़ीदा, दारा शिको और सलाहुद्दीन अयूबी, ये 3 ज़्यादा पूछता है, उसमें भी 2 शब गुज़ीदा और दारा शिको तो किसी भी कीमत में नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम हो गया होगा। और अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए जीके जीएस जो पूछा जाएगा LT ग्रेड के लिए या फिर GIC के लिए, उसकी भी मेरी क्लासें आती हैं और उसके लिए भी मेरे नोट्स आते हैं, उसके लिए भी मेरी जो है वीडियो आप देख सकते हैं। किसी भी एक चैनल को फॉलो करके चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो पहले ही कहता हूँ अच्छा लगे तो देखें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, जा सकते हैं आप। अगला सवाल है, कबीर दास का दोहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब झाएं। तो एक चीज़ पर आप यकीन बना करके पूरी तरह से तैयार कीजिए। जैसे शाहीन मेरी बुक है, तो अगर उसे पढ़ना है तो पहले उसे 1 महीने के अंदर कैसी भी सूरत से हर चीज़ रट डालिए, उसके बाद दूसरी बुक का नंबर लगाइए। ये नहीं है कि आप एक ही बुक पढ़िए, हम ये नहीं कहते हैं आप चाहें जितनी पढ़िए, बट आपको याद भी तो वो होना चाहिए। पता चला ढेर पढ़ने के बाद कन्फ्यूज़न हो जाए दिमाग में, तो इसलिए ऐसे ही चैनल है कि किसी एक चैनल को देखिए, उसकी तमाम वीडियो देख डालिए, सब चीज़ें पता होने नोट कर डालिए, अब दूसरे का नंबर लगाइए ना। इस तरह से एक एक करके एक साइड से खाना खाइए भाई। तो नदी किसका लिखा हुआ नावल है? ये नावल किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और नदी जो नावल है वो अब्दुल्ला हुसैन का है। अब्दुल्ला हुसैन के बारे में आप जानते हैं कि भाग जो है वो लिखा हुआ, बाग ये भी भाग जो है वो भी लिखा हुआ इसी का नावल है। कैद जो है वो लिखा हुआ इन्हीं का नावल है। और रात जो है वो भी इन्हीं का लिखा हुआ नावल है। तो अब्दुल्ला हुसैन के इतने नावल लिखे हुए हैं। ख़ास तौर से इनके जो नावल है उदास नस्लें, ये तो किसी हाल में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उदास नस्लें तो बहुत अहम नावल है इनका। अगला सवाल है, छम्मी किसका लिखा हुआ नावल है? छम्मी आई थिंक सभी का मालूम होगा। तो इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी उसका सही है। खदीजा मस्तूर का नाम आपको याद रखना है। तो खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ नावल कौन सा है? तो छम्मी, ये आपको याद रखना है। आंगन सभी जानते हैं खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ नावल है, लेकिन छम्मी भी बहुत इंपॉर्टेंट को है और छम्मी इन्हीं का लिखा हुआ नावल है। यहाँ पे एक अलग जानकारी हम आपको बता दें, देखिए इनका लिखा हुआ नावल जो क्या कहते हैं आंगन है, उस आंगन को दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे छम्मी। ये चीज़ मुझे याद आ गई है। छम्मी जो है वो कैरेक्टर, मरकजी कैरेक्टर जो अहम कैरेक्टर है वो आंगन का है। तो इसीलिए कभी कभी आंगन जो नावल है उसको छम्मी नावल भी कह देते हैं, छम्मी के जान से भी जान। तो वादे पे तुम ना आए तो कुछ हम न मर गए, कहने को बात रह गई दिन तो गुजर गए। अब जिसने जवाब इसका दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। यानी ये शेर जो है वो रिंद का शेर है। दूसरी चीज़, ये शेर जो आपके सामने मैंने पढ़ा है, ये शेर जो एहतशाम की किताब है उसके अंदर भी दिया गया है। जैसे एहतशाम है, नूरुल हसन नकवी हैं, साथ साथ NCERT है। इन तमाम ऐसी चीज़ों की किताबों का मुताला आपको करना चाहिए। और इनमें जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने निकाल करके अपनी बुक में भी शामिल की हैं और उसमें अलग सवालात भी शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है कि शायर को पतंगबाजी का बहुत शौक़ था।
तो पतंगबाजी का किसको शौक़ था? आपका ऑप्शन सौदा हैं, या फिर खलीक हैं, मोहसिन काकूरबी हैं, या फिर अनीस हैं। आपको ऑप्शन देख करके भी जवाब देना है कि यहाँ पे कौन है। तो आपका आंसर जो दिया है वो है मोहसिन काकूरबी। इनका नाम आपको याद रखना है। पतंगबाजी का शौक़ था। इसमें कुत्ते पालने का किसको शौक़ था, ये आपको याद रखना है। बिल्ली पालने का किसको शौक़ था, ये आपको याद रखना है। कबूतर पालने का किसको शौक़ था, और इनमें ऑप्शन दिए भी गए हैं जो अभी सवाल था। आगे देखिए, हुक्माए यूनान पर एक सरसरी नज़र, तो ये किसका लिखा हुआ मजमून है? आपका आंसर है शिबली हैं, सर सैयद हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, मेहदी अफ़ादी हैं। देखिए, मेहदी अफ़ादी से खूब सवालात पूछे जा रहे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका डी सही होने वाला है। बग़ैर स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। अगर टाइम है तो देखिए, नहीं टाइम है तो आप बिल्कुल ना देखिए, बाद में देखिएगा। और चला करके मूवी की तरह नहीं देखना है कि मूवी चला दी है देख रहे हैं, आपको नोट भी करना चाहिए। हामिद काश्मीरी ने किस मजमून पर पीएचडी की डिग्री हासिल की है? तो पीएचडी की जो डिग्री है वो किस मजमून पर हासिल की है? देखिए, ये मैंने कई बार आपके सामने भी कहा है और मैंने तमाम अपनी किताबें भी इनको लिख दिया है कि जितने भी शोरा हैं उनकी पीएचडी का मकाला क्या था, ये ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। तो जदीद उर्दू नज़्म और यूरोपी तासुरात, ये इनकी पीएचडी का मकाला था। किसकी? हामिद काश्मीरी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में दर्ज झेल में से तवील नज़्म कौन सी है? सारे सवालात 2024 और 25 के एग्ज़ाम के पूछे हुए सवालात हैं। ये वो सवालात नहीं है जो क्या कहते हैं यूजीसी नेट में पूछे गए हों। यूजीसी नेट को नहीं मैंने शामिल किया है। साख्ती नामा आपको याद रखना है। यहाँ पे जो नज़में दी गई हैं उनमें सबसे बड़ी नज़्म जो है वो साख्ती नामा है। अगला सवाल है कि शायर को कबूतर पालने का बहुत शौक़ था। अभी मैंने क्या कहा था, ऊपर ये सवाल अलग तरह से आया था। वहाँ पर अगर सवाल जो ऊपर था तो वहाँ अगर दिया होता तो अनीस हो जाता। चूँकि यहाँ पर अनीस नहीं दिया है तो आतिश का नाम भी आपको याद रखना है। आतिश लखनवी को कबूतर पालने का बहुत शौक़ था। ये सारे सवालात मैंने कहा कि आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। और जो कॉमन सवालात आए हुए हैं, गालिब कब पैदा हुए, मीर कब, ये सब मैंने नहीं शामिल किए हैं। मेहदी अफ़ादी ने अपने मजमून तमद्दुन अरब पर एक खुली चिट्ठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान ने भी पूछा था। मैं तमद्दुन अरब किताब से मुताल्लिक चिट्ठी किसे लिखी है? तो ये सवाल देखिए बहुत अंदर से सवाल पूछा गया हुआ है और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले वाला आंसर आपका सही होगा, रियाज़। आपका नाम आपको आंसर सही होने वाला है ए। इनसे जो आरपीएससी है उसने इसको ए को ही सही माना है। आगे देखिए, आज़ाद का मजमून सच और झूठ का रज़नामा। मैंने कहा निरंगे ख्याल के तमाम मज़ामीन आपको पढ़े होने चाहिए। मैं मलिका सदाकत ज़मानी के वालिद का नाम क्या था? देखिए कितना टफ सवाल पूछा गया है। तो सच और झूठ का रज़नामा, इस मजमून के अंदर जो मलिका सदाकत है उनकी ज़मानी के वालिद का नाम आपको बताना था। तो इसमें जो आंसर सही माना गया था वो है सुल्तान आसमानी। तो सुल्तान आसमानी ये आंसर सही भी है और ये मजमून आप पढ़ेंगे तो शोहरत आम वक़ायद आम इनका जो मजमून है वो भी ज़रूर पढ़िएगा। सर सैयद ने अखबार इंस्टीट्यूट गजट कहाँ से शाया किया था? देखिए ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्यों आंसर में इसमें माना गया है गाज़ीपुर से निकला था, लेकिन मैंने आज तक जो पढ़ा है वो अलीगढ़ को पढ़ा है, लेकिन गाज़ीपुर सही माना है आरपीएससी ने। तो इसका मतलब फिर सही हो सकता है कि ये पहले निकलना शुरू गाज़ीपुर से हुआ हो, बाद में अलीगढ़ से निकलता रहा। अगला सवाल है अबुल कलाम आज़ाद की सहर खेज़ी की आदत किसकी रहीने मिन्नत है? तो किसकी आदत से इनके अंदर ये आदत आई है सहर खेज़ी की? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, उनके वालिद। यह आंसर आपका सही होगा बी आंसर जिस बच्चे ने दिया है उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको ज़रूर आप अपने पास नोट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए बगैर स्किप किए हुए। और अधिक अगर आपको वीडियो देखना है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। और दूसरी चीज़, अच्छे लगें तो आखिर में लाइक करें, वरना डिसलाइक करें क्वेश्चनों को। और मेरी मेहनत तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अधिक ग्रुप जो उर्दू के हैं उनमें शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को हो सकता है फ़ायदा पहुँच सके। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने आबे गुम में शामिल मजमून चारपाई में माशरे में फैली किस बुराई पर तंज़ किया? देखिए पहली बात तो चारपाई जो है वो मजमून इनका नहीं है। चारपाई मजमून जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का इनका है। कल्चर और चारपाई और कल्चर है शायद।
तो वो मजमून जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के, लेकिन ठीक है फिर भी आंसर जो सही माना गया है इसमें देखिए चारों ऑप्शन आप देखिएगा, तो जो है गीबत व ऐब जोई जो है उसको सही माना है। आपका आंसर सही होने वाला है फर्स्ट। आपके सामने चारों आंसर ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ सबसे सही और अच्छा तरीक़ा एग्ज़ाम देने का होता है कि सवाल पढ़ें और नीचे ऑप्शन पर नज़र न दौड़ाएं। पहले सवाल दिमाग में खुद उसका आंसर सोच लें सवाल का, फिर नीचे ऑप्शन पढ़ें, तो एक ही बार में राइट। और एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है और तुक्का आपको लगाना है, तो जो सबसे पहली बार आपके दिमाग में सवाल का जवाब आए वही आपको टिक करना है। सौगंधी तुझसे ज़माने ने अच्छा सलूक नहीं किया, ये मंटू के किस अफसाने का मकाला है। दरअसल सौगंधी कैरेक्टर से जो यहाँ पर किरदार दिए गए इससे ही पहचाना जा सकता था ये कौन सा अफसाना है। तो हद तक आपको याद रखना है, ये हर हाल में आपको याद रखना होगा। बू जो है इस पर ये भी आपका पढ़ा होना चाहिए। ठंडा गोश्त, इन दोनों पर जो है मुकदमा चला था। और नया कानून तो आपको मालूम है कोचबान का कैरेक्टर है इसमें, और हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद जो कानून बनेगा उसके ख़यालात में ये जी रहा है, लेकिन हालात वैसे ही बने रहे देश आज़ाद होने के बाद भी जैसे अंग्रेज़ों के वक्त था। लूट खसोट वैसी ही है, आज भी है, और हमें लग रहा है और अगले कई सालों तक रहेगी भी। कमलकांत, पंडित रामदयाल, साथ साथ में करीमुल्ला किस ड्रामे के किरदार हैं। तो ये कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन है दरवाज़ा खोल दो, इंद्र सभा, पर्दा गफलत और आँख का नशा। तो जो सही आंसर है वो सभी का होना चाहिए ए, दरवाज़ा खोल दो। कृष्ण चंद्र का ड्रामा है। खोल दो अफसाना किसका है, तो वो मंटू का है। दरवाज़ा खोल दो किसका है, तो ये है कृष्ण चंद्र का। देखिए मेरी जो किताब है शाहीन, उसके अंदर मैंने ये तसानीफ़ें लगभग 300 के समथिंग लिखी हुई हैं कि एक ही नाम की तसानीफ़ है। जैसे दरवाज़ा खोल दो किसका ड्रामा है, खोल दो किसका है, शिकस्त नाबिल किसका है, शिकस्त ड्रामा किसका है, गालिब नज़म किसकी है, गालिब ड्रामा किसका है। इस तरह से उसमें सारे सवाल शामिल किए गए, ऐसे सवाल पूछ भी रहा है। आगे ये शेर दिया गया है, हमराज ये फसाना आहो फ़गाना पूछ, 2 दिन की ज़िंदगी का गम आओ ना पूछ, एनो आ न पूछ। ये किसका जो है किस शेर है, किसकी मरसिया का, यानी मरसिया किसके मरसिया से लिया गया है ये शेर। तो ये शेर देखे जोश हैं, जमील मजहरी हैं, अनीस हैं, मिर्ज़ा दबीर हैं। तो ये आपको याद रखिए, जदीद मरसिया का मौजूद माना जाता है जोश को, और जोश की ही नज़्म का मरसिया का ये शेर है। हालांकि शेर हर हाल में आपको पढ़ लेना चाहिए। उरूस तमन्ना आप किसका शेरी मजमुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। और ये आपका आंसर जोश हैं, हकीम मंजूर हैं, या फिर हामिद काश्मीरी हैं, रसा जावेदानी। तो आंसर आपका सही होगा सी, हामिद काश्मीरी। और हामिद काश्मीरी को आजकल लगातार तमाम एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। हामिद काश्मीरी को आपको पढ़ना चाहिए। गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। सवा वीरा आपको मालूम है किसका है, तो ये जो है नून मीम राशिद का ही है। इसके बाद में कैनिवलिज जो है, कैनिवलिज ये किसका तसनीफ़ है, तो आपको ये भी आंसर सही है, ज़हूरुद्दीन की है, ठीक है। ख्वाहिश ये कि अख्तरुल ईमान की नज़म है, ये भी आपका सही हुआ होगा आंसर। इसके बाद में अब आपका जो आंसर इसमें माना जाएगा वो ये गलत है। आनंद लहर जो है, इश्क का चांद अंधेरा, ये किसका है। अब देखिए ये किसकी तसनीफ़ है, आपको एक बार ज़रूर अपने पास नोट कर लेना चाहिए, सर्च करके नोट करना चाहिए। और जिस भी राइटर की ये तसनीफ़ है उसकी तमाम डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तसनीफ़ दे चुके हैं तो आपकी बार ये पूछ सकते हैं कि ये किसकी तसनीफ़ है, या फिर इस राइटर की तमाम दूसरी तसनीफ़ों में से कोई तसनीफ़ आपके सामने रखी जा सकती है। इसी तरह से जब आपसे ये पूछा जाकर ज़हूरुद्दीन को पूछ चुके हैं ऑप्शन में, तो ज़हूरुद्दीन को भी डिटेल थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। ये नए राइटर हैं कुछ इस तरीके से जो आँखों के सामने गुजरे हुए नहीं हैं। बागो बहार को उर्दू के लिए पेश बहा इजाफ़ा किसने कहा, तो पेश बहा इजाफ़ा किसने कहा है, बागो बहार को करार दिया है। गिलक्रिस्ट हैं, गालिब हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, या फिर इसके अलावा ज्ञानचंद जैन हैं। तो आंसर आपका जिसने भी दिया होगा गिलक्रिस्ट, बिल्कुल उनका आंसर सही है। गिलक्रिस्ट ने आई थिंक 16 या 17 किताबें लिखी हैं, एक बार उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला सवाल है, वली मियाँ कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है।
ये वो सवाल हैं जो अब आपके सामने आएंगे 6-7, जो 2017 में भी पूछा, 2019 में पूछा, 2023 में पूछा और 2025 में भी पूछे हैं इनमें से एग्ज़ाम। 5 सालों से लगातार 5 मरतबा इनको रिपीट किया जा चुका है, वो सवाल आपके सामने आने वाले हैं। आप सोच सकते हैं ये PYQ में कितनी बार रिपीट हुए हैं। अब इसमें जिसका आंसर दिया होगा चांदनी बेगम, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, उसी में वली मियाँ जो है कैरेक्टर है चांदनी बेगम। इसका मतलब चांदनी बेगम के कैरेक्टर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखिए, नावल उमराव जान अदा में नान शवीना का मोहताज कौन है। अब ये भी सवाल कई बार UGC के तो ये फेवरेट सवाल हैं, UGC तो इनको रिपीट करता ही करता रहता है। आपका आंसर होगा मीर औलाद अली। तो मीर औलाद अली के बारे में आपको जाना है, नान शवीना का मोहताज कौन है, तो मीर औलाद अली। इनका खर्च उठाती रहती हैं जो इसकी जो उमराव जान में जो अहम कैरेक्टर है। करीम बेगम किस नावल का किरदार है। देखिए, मैं डिटेल में आज बात नहीं कर रहा, वैसे डिटेल में हम बात करते चलते हैं। आपकी तरफ से कमेंट हो रहा था, और दूसरी चीज़ इसमें डिटेल में क्या बात करें, आपके सामने PYQ मुझे रखना है। तो लंदन की एक रात आपको याद रखना है, करीम बेगम का नाम आपको याद रखना है, और इसमें और भी हैं, इसमें है आज़म है, और भी कैरेक्टर हैं जो इसके आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, मार्गेट, ये कैरेक्टर आपको याद रखना है। जेम क्राक्सिले, तो और साथ ही साथ में मेरी पावल, ये किस नावल के किरदार हैं। देखिए, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड सवाल हैं, तो आपको याद होना चाहिए। गुरेज आपको नावल याद होगा, उस नावल के ये किरदार हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हारो चल वसे अब पार करो करतार। दरअसल ये अवधी और ब्रज को मिलाकर के लिखा गया शेर है, कि मुझे याद नहीं आ रहा किसका ये दोहा है। तो बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, और खेवन हारो चल वसे। खेवन का मतलब होता है ना खुदा जो नाव को चलाता है। खेवन हारो चल वसे, वो इस दुनिया से चल वसे हैं बीच समंदर पार, यानी घर में जो अहम इंसान हो, अगर वही दुनिया से चला जाए तो उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा। तो दरअसल इसमें शेर में नाव को तस्बीह बना करके और समंदर की धार को मजबूरी की तशबीह बना करके ये दोहा कहा गया है। खैर, इसकी हम तशरीह नहीं करने बैठे हैं, मेरी आदत है बोलना, पता नहीं क्यों। बट इसमें आपका आंसर सही जो हुआ चांदनी बेगम, तो चांदनी बेगम आपको याद रखना है, C आंसर इसमें सही होने वाला है। अगला सवाल है, नावल है मासूमा नावल जो किसका है, इसमें चौपाई का है, कितने बाब पर मुश्तमिल है। हैदराबाद में रहने वाले ख़ानदान की जो है हालत को इसमें बयान किया गया है, और ये भी पूछ चुके हैं कि किस में हैदराबाद के ख़ानदान की जिक्र किया है, तो मासूमा में ही किया है। इसमें आपका आंसर सही होगा 5, इसमें जो अबाब हैं वो 5 हैं मासूमा में। इसके बाद में अगला सवाल है किस नावल निगार ने अपनी बाज़ नावलों में फंतासिया, यानी अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं फंटेसिया, तो फंटेसिया की तकनीक का इस्तेमाल किया है। उर्दू वाले पता नहीं क्यों टे बना दें, टे होना चाहिए, फंटासिया होना चाहिए। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, तो फंटासिया का तकनीक का अपने नावल में इस्तेमाल जो है वो कृष्ण चंद्र ने किया है। आई थिंक सभी का ये आंसर सही हुआ होगा। और देखिए, यहीं तक सवालों पे बात करते हैं। मुझे फिर अगर लगेगा कि कोई क्वेश्चन जो है PYQ में आए हुए हैं तो आगे उन्हीं पर बात करेंगे। देखिए, NCERT अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और मैंने इसका जो निचोड़ है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिए हैं, तो वो मैं आपके सामने करा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी करा दूंगा। आज का पहला सवाल देखिए इस पर चर्चा करते हुए चलेंगे, आप नोट्स बनाते चलिएगा। पहला सवाल है कि जाफ़र ज़टेली की पैदाइश किस सन में हुई थी। जाफ़र ज़टेली के बारे में आपको बताना है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर। एक बात याद रखिए कि जाफ़र ज़टेली को उर्दू का पहला हुजूगो या मज़ाह निगार माना जाता है। NCERT के मुताबिक बता रहा हूँ, तो आपको ये जहन में रखिए। बाकी कौन क्या मानता है मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ NCERT से मैं बात कर रहा। तो इसमें क्या है, इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो तो होगा 1659। देखिए, 1659 जो है वो बिल्कुल आपका आंसर सही है। 1659 में ज़टेली जो हैं उनकी पैदाइश हुई है, और इसने ये हुजू कहने में माहिर था, इसीलिए फ़ारूक शेर ने इसको कत्ल करा दिया था। और ये सवाल पूछा भी जा चुका है PYQ में कि इनको कत्ल कराने का किसने काम किया है, किस बादशाह ने, तो फ़ारूक शेर का नाम आपको याद रखना है।
दूसरी चीज़ जैसे 1713 है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 1713 में क्या हुआ है। जो और आपको स्क्रीन पे दिखते हैं आंसर, उनका भी सही आंसर है। तो इसमें इंतकाल इनका हुआ है, जटली का अगर इंतकाल पूछा जाए तो 1713 में हुआ है, पैदाइश 1659 में हुई है। फर्रुख शेर ने इनको कत्ल करा दिया था। इतनी बातें मोटी मोटी आपको मालूम होना चाहिए। शुमाली हिंद का शायर है। और भी जैसे फैक्ट अगर आप देखेंगे या इसमें 1756 को आप देखिएगा तो 1756 में जो है वो आरजू लखनवी जो आरजू थे, खान आरजू, उनकी वफात जो है वो 1756 को हो गई थी। या 1687 को अगर आप देखेंगे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो खान आरजू हैं इनकी पैदाइश हुई है। अब उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि दर्ज झेल में से 1683 में किसकी पैदाइश हुई है। तो 1683 में पैदाइश आपको बताना है किसकी हुई है। आबरू हैं, आरजू हैं, या फिर शाकिर नाजी हैं, या फिर फाइज दहलवी हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा पहला, यानी आंसर आपका सही होगा आबरू। आबरू की जो पैदाइश हुई थी वो 1683 में हुई थी और इंतकाल 1733 में हुआ था। नजमुद्दीन इनकी जो है उर्फियत थी, और शाह मुबारक आबरू जो है वो नजमुद्दीन इनका नजमुद्दीन जो है वो इनका असल नाम है, और जो शाह मुबारक है वो इनकी उर्फियत है। तो ये आबरू के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए। दूसरी, आबरू के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखना है कि आराइशे माशूक के नाम से इनकी लिखी हुई मसनबी है। तो आराइशे माशूक किसकी मसनबी है? आपका आंसर सही होगा आबरू। आबरू के बारे में आपको गलतफहमी नहीं। आबरू का एक बहुत मशहूर शेर है, वो भी आपको उसका क्या नाम याद रहना चाहिए, कि जैसे इनका है, फिरते थे दश्त दश्त दीवाने किधर गए, फिरते थे दश्त दश्त दीवाने किधर गए, वो आशिकी के हाय ज़माने किधर गए। ये शेर अगर आपसे पूछा जाए तो आबरू का शेर है। ये आपको इतना याद रखना। देखिए शेर जो आपसे पूछेंगे वो भी NCERT से ही पूछेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे आरजू है, आरजू के बारे में मैंने बताया कि 87 में इनकी पैदाइश हुई है। शाकिर नाजी का नाम आपको याद रखना है, 1690 में इनकी पैदाइश हुई है। फाइज दहलवी को अगर आप देखेंगे तो इनकी भी 1690 में पैदाइश हुई है। तो 1690 में ये दोनों पैदा हुए, शाकिर नाजी भी और साथ साथ में फाइज दहलवी भी। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा और आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे। देखिए अगर LT ग्रेड की आपको अच्छी तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, तो स्क्रीन पे मेरी बुक दिख रही है शाहीन, इसको आप अपने घर मंगवा सकते हैं बहुत कम पैसे में। 1 महीने की जो रिचार्ज होता है ये जियो का, उससे भी कम फीस में ये आपके घर पहुँच जाएगी। और 2000 इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इसमें NCERT और तमाम जो किताबें हैं उनके निचोड़ को शामिल किया गया, और 27 पेज का इसमें नोट्स है। आप मंगा सकते हैं, नीचे ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा। अगला सवाल है कि 1690 में पैदाइश किसकी हुई है। ये बात मैंने अभी कही थी कि 1690 में 2 लोग पैदा हुए, एक तो फाइज दहलवी पैदा हुए और दूसरा जो है वो शाकिर नाजी पैदा हुए हैं। तो शाकिर नाजी और फाइज दहलवी इन दोनों की पैदाइश 1690 है NCERT के मुताबिक। ये चीज़ आपको, क्योंकि इसमें सन अलग होंगे और दूसरी किताबों में सन अलग दिए गए हैं। इसके बाद में जैसे यहाँ पर दूसरा नाम दिया गया है अंजाम। अंजाम का पैदाइश मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1746 में आई थिंक इनकी वफात हुई है। वफात इनकी पूछेगा नहीं, लेकिन बस ऐसे ही आपको याद रखना। मजमून के बारे में याद रखना है कि 1689 में इनकी पैदाइश हुई है और 1634 में इनका इंतकाल हुआ था। सौदा के बारे में आपको मालूम है पहले से, सौदा के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सौदा की पैदाइश जो है वो 1705 NCERT ने मान रखी है, ये मुझे याद आ गया। 1705 को मान रखा है, चूँकि 1712 हम लोग जानते हैं कि सौदा की पैदाइश हुई है, लेकिन NCERT 5 मानती है, और वो मान भी सकती है अगर ऑप्शन में 5 दिखे। और यूपी के एग्जाम अगर आप हैं तो 5 आप लगाना, 12 अगर है तब भी 5 लगाना, क्योंकि NCERT को वो पिछली कई एग्जामों से ही सही मानते हैं, तो वो उसी को मानेंगे। अब इसके बाद में फाइज दहलवी के बारे में क्या है। फाइज दहलवी शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर है, ये बात आपको मालूम है। दूसरी बात, इनका जो असल नाम था तो वो नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खान जो है वो फाइज दहलवी का असल नाम है। तो फाइज दहलवी का असल नाम क्या है? तो नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खान। एक बार अपनी ज़बान से ज़रूर रिपीट किया कीजिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखें तब आपको याद हो तो क्या फ़ायदा। आप एक ही बार में याद करते चलिए और फिर 8 दिन के बाद इन वीडियो को रिपीट कर लीजिए। इनकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वो आप देखिएगा। अच्छा, फाइज दहलवी की इंतकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो 1738 में हुआ है। इतनी मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। देखिए जो खास हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं निकाल के लाया हूँ। दर्ज झेल में से किसका असल नाम गुलाम मुस्तफ़ा खान था? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान किसका नाम था, ये बात आपको बतानी है। अब यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा, जिस बच्चे ने दिया होगा इकरंग, इकरंग का आपको याद रखना है कि इनका असल नाम जो है
याद रखना नाम दिया गया है गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान किसका है? एकरंग का असल नाम है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। दूसरी चीज़, एकरंग इसमें हातिम का भी नाम दे रखा है। तो हातिम के बारे में जैसे मोटी मोटी चीज़ें आपको पता ही है। 1699 में हातिम पैदा हुए और 1783 में इनका इंतकाल हुआ था। इनका असल नाम ज़हूरुद्दीन था, ये चीज़ आपको मालूम है। असल लखनवी के बारे में भी आपको मालूम है, जो दहलवी दर्द थे उनके भाई हैं, और इन ऊपर करते हैं थोड़ा सा, दर्द जो हैं उनके भाई हैं असद लखनवी, और असल लखनवी जो हैं उनकी पैदाइश NCERT के मुताबिक 1720 में हुई थी। इतनी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहना चाहिए। तो एकरंग आप देखिए, एकरंग के बारे में और एक चीज़, एकरंग के बारे में याद रखिए कि 1700 इनकी जो है वो 1737 में वफात हुई थी एकरंग की। आगे देखिए, दर्ज झेल में से किसके कलाम की खूबी सादगी और ताज़ा गोई है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपसे बन सकता है। देखिए, मैं कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी है, यूट्यूब पे खूब करनी है, और जिन्होंने किताबें मंगा ली है उसको खूब मताला कीजिए, खूब पढ़िए, एक एक लफ्ज़ रट करके रख दीजिए। और NCERT है, तमाम किताबों को मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। वीडियो भी शेयर ज़रूर करना चाहिए आपको अपने उर्दू के साथियों को, अच्छा लगे। और हमेशा वीडियो देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बना नहीं। अब ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें आपका आंसर सही होगा मजहर जाने जाना, जिन्होंने इस्लाह ज़बान की तहरीक को चलाया था मजहर जाने जाना ने। और मजहर जाने जाना जो हैं उनके कलाम की ये खूबी है, सादा गोई और ताज़ा गोई, ये कलाम की खूबी है मजहर जाने जाना की। यहाँ आपको खूबियाँ पूछता है। दूसरी चीज़, ये एकरंग के क्या कहते हैं 1699 में मजहर जाने जाना की भी पैदाइश हुई है। ये चीज़ भी आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। तो मजहर जाने जाना की भी पैदाइश 1699 में हुई, और 1781 में मजहर जाने जाना का इंतकाल हुआ है। मजहर जाने जाना का एक शेर आपको याद रखना चाहिए जो पूछा जा सकता है। NCERT में जो शेर दिए हैं वो तो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने वो फैक्ट सब रख दिए जाएँ। ये हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते, ये हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते, अगर होता चमन अपना गुल अपना बाग़बां अपना। ये शेर अगर पूछा जाता है तो मजहर जाने जाना का है। देखिए, इसमें सादा गोई भी है और ताज़ा गोई भी है शेर के अंदर। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि हातिम का दीवाने ज़्यादा किस सन में शाया हुआ? सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, देखिए 1655 आपको याद रखना है, फूल बन लिखी गई है इब्न निशाती की, आपको याद होगा। 1744 उसमें अशार हैं, 3 ज़मनी किस्से हैं, बाकी उसमें टोटल 3 जो हैं ज़मनी किस्से हैं, बाकी उसमें 6 किस्से हैं। ये बात नहीं आपको मालूम होगी। इसके बाद में 1755 आपको आंसर में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1755 में क्या हुआ था, या फिर आपको 1742 दिया गया है, 1772 दिया गया है। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा 1755, तो 1755 में ये लिखा गया है दीवाने ज़्यादा, हातिम ने जो लिखा है। और आपको याद रहे इनका असल नाम जो हातिम का था वो ज़हूरुद्दीन था। ज़हूरुद्दीन किसका नाम है असल? तो वो हातिम का है। हातिम की पैदाइश 1699 में हुई, और मजहर जाने जाना की भी पैदाइश 1699 में हुई। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मजहर जाने जाना और हातिम 1699 में पैदा हुए, और हातिम का जो इंतकाल हुआ है वो 1783 में हुआ, और दीवाने ज़्यादा इन्होंने 1755 में लिखा, और इनका असल नाम ज़हूरुद्दीन था। इतनी बातें समझ में आई, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आई होंगी। और ये जो 42 दिख रहा है 1742, ये वफ़ात है फ़ुक़हा की। फ़ुक़हा आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ुक़हा की वफ़ात जो है वो 1742 है। और फ़ुक़हा के बारे में आपको एक चीज़ और याद रहे, जब उनकी इतनी बात की है, 1783 में इनका इंतकाल हुआ था। क्या कहते हैं 1772 भी देख लीजिए, 1772 में फ़ुक़हा का इंतकाल हुआ। तो 1742 में फ़ुक़हा, ये सही कीजिए मेरी गलती हो गई है, ये 1742 मैंने गलत बता दिया फैक्ट। 1725 में फ़ुक़हा की पैदाइश हुई है, और 1772 में इंतकाल हुआ है। 72 ठीक है, 1772 में इंतकाल हुआ है, लेकिन पैदाइश जो फ़ुक़हा की हुई है वो 1725 में हुई है। और इनका नाम जो है वो अशरफ अली ख़ान था। ये बात आपको याद रहनी चाहिए थी, बाकी ऊपर के फैक्ट आपको याद ही रहेंगे, सही हैं वो। आगे है, वो कौन से 2 शायर हैं जिनके दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जाता है?
इसी तरह से आपको याद रखना चाहिए कि वो कौन से शायर हैं जिनके शायरी के दौर को अहद ज़र्री का दौर कहा जाता है। तो अहद ज़र्री वाले में आपको मालूम होना चाहिए ज़ौक़ और गालिब और ज़ौक़ होगा। यहाँ पे नीचे दे दिया गया है उसका आंसर, लेकिन गालिब और ज़ौक़ जो है वो अहद ज़र्री है। लेकिन यहाँ जो आंसर सही होगा कि सुनहरा दौर किसका कहा जाता है, तो वो मीर और सौदा के दौर को कहा जाता है। आपका आंसर सही होने वाला है फर्स्ट। तो इनके दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, सौदा के दौर को और क्या कहते हैं, मीर के दौर को। तो सौदा के बारे में मोटी मोटी चीज़ें मैंने अभी पीछे बता दी थी, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, सौदा का एक शेर है वो आपको याद रखना चाहिए। इसको शेर को जो है वो मीर का समझ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक शेर जो है वो सौदा का है। शेर सुन लीजिए, हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। इसमें तलमी इस्तेमाल हुई है, ये शेर सौदा का है। ये आप अपना ज़हन नशीन कर लीजिए और ये दोनों चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए। अगला सवाल है कि किसका नाम किसका जो असल नाम था वो इनामुल्लाह खान है। तो इनामुल्लाह खान असल नाम किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और ये आपका आंसर सही होगा यकीन। यकीन जिसने जवाब दिया है उसका एकदम राइट आंसर है। और यकीन के बारे में आपको याद रखना है, इनकी पैदाइश 1727 को हुई थी और 1755 में इनका इंतकाल, इनके वालिद ने इनको कत्ल कर दिया था। इनके बारे में आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि किसके वालिद ने उसको कत्ल कर दिया। किसका असल नाम सैयद मोहम्मद मीर नासिर था? अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट सुनते हुए चलिए और हो सके तो मैं कहता हूँ बार बार कि नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए या फिर वीडियो को बार बार आप देखें, मेरे चैनल पर जुड़ करके वीडियो बार बार देखें या नोट्स बार बार बनाएं। प्लस जो अपनी किताब शाहीन है इसका मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको जो 120 क्वेश्चन एलटी ग्रेड के अंदर आने वाले हैं उसमें आप 100 से ऊपर तो हर हाल में चले जाएंगे और 60 क्वेश्चन क्राइटेरिया है आपको क्वालिफाइंग का। इसमें आपका आंसर जो सही होगा, तो जिस बच्चे ने दिया होगा सी उसका सही है। असर दहलवी का नाम है क्या है? तो सैयद मोहम्मद मीर है। और यहीं पर आपको याद रखना है कि सोज जो हैं, सोज उनका भी असल नाम सैयद मोहम्मद मीर ही है। तो असर दहलवी का नाम जो है, असर दहलवी का असल नाम जो है वो सैयद मोहम्मद मीर है। सोज का भी यही असल नाम है सैयद मोहम्मद मीर। तो दोनों का सैयद मोहम्मद मीर नाम है, असर दहलवी और सोज। असर दहलवी की पैदाइश 1720 में हुई है एनसीईआरटी के मुताबिक और 1794 में इनका इंतकाल हुआ। सोज की जो पैदाइश हुई है वो 1721 को हुई है सोज की और 1798 को इनको इंतकाल हुआ। नाम दोनों के एक ही हैं, असल नाम। अगला सवाल देखिए कि सवाल है, वो आए जो मेरे पास तो मुंह फेर के बैठे, वो आए जो मेरे पास मुंह फेर के बैठे, ये आज नया आपने दस्तूर निकाला है। इस शेर के खालिक कौन है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और फटाक से जवाब दीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम राइट है, यानी जुरात जो हैं वो इस शेर के खालिक हैं। थोड़ा सा आज फॉन्ट बड़ा कर दिया गया है इसलिए आपको शायद दिखने में दिक्कत हो रही हो, कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो इसमें जो है वो डी आंसर आपका सही होने वाला है, जुरात। जुरात के बारे में याद रखिए, पैदाइश 1748 में हुई, 1809 में इनका इंतकाल हुआ। असल नाम इनका शेख याहिया इमाम कलंदर इनका नाम है। तो शेख याहिया इमाम कलंदर असल नाम किसका है? तो वो है जुरात का। और जुरात का यही शेर आपको याद रहना है, वो आए जो मेरे पास मुंह फेर के बैठे, ये आज नया आपने दस्तूर निकाला है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये जुरात का शेर है। उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर सही हुआ होगा। देखिए एक बच्चा कमेंट कर रहा है और उसने कमेंट किया है कि सर आप अपने बारे में भी कुछ बताएं। पहले आप एग्ज़ाम निकाल लीजिए और एग्ज़ाम में पास हो जाइए, उसके बारे में हम बाद में आएंगे, फिर आपको पूरी डिटेल में अपनी पूरी बायोग्राफी बता देंगे। फिलहाल अभी आप पढ़ाई कीजिए। अगला सवाल है कि सुल्तान टीपू शहीद, ये आपको याद रखना है, इस उन्वान से कसीदा किसने लिखा? फटाफट इसका जवाब दे दीजिए और बताइए कि जो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं वो कैसे आपको लगते हैं। आप एक बार या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक का जिंदा होने का सबूत ज़रूर दीजिए। आप बिल्कुल बेशक डिसलाइक कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप डिसलाइक कीजिए, लाइक की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको पसंद नहीं आता। पसंद आता है तो शेयर भी करना चाहिए अपने साथियों को और फिर लाइक करना चाहिए। तो सुल्तान टीपू शहीद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको याद रहे कि ये जो कसीदा है ये एक रंग जो हैं उनका लिखा हुआ कसीदा है।
यकरंग का नाम आपको याद रहना चाहिए। बाकी इन सभी के बारे में आपको मालूम है। यकरंग का कसीदा है और यकरंग 1758 में पैदा हुए और 1834 में इनका इंतकाल हुआ। सादत यार खां रंगीन इनका नाम है और हातिम के शागिर्द हैं। इतनी मोटी मोटी बातें आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। देखिए यहीं तक हम बात। आइए आज का यही पहला सवाल है कि ये जो शेर मैंने आपके सामने रखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये शेर आपको बताना है रशीद अहमद सिद्दीकी के जो मज़ामीन रशीद है उसमें से किस मजमून में ये शेर है। हाजी साहब में है, पासबान में है, धोबी में है या फिर सरगुजिश्त अहदे गुल। तो आपको याद रखना चाहिए। पहली बात, मैं कई बार आपको आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्वेश्चन अगर ख़राब होते हैं, गलत होते हैं, कोई बात नहीं, इनका रिवीजन कीजिए, आप अपने पास नोट्स कीजिए। और दूसरी चीज़ है, ये 1964 आपको याद रखना है, 1964 में ये मज़ामीन रशीद आया है, यहाँ से आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, इसमें जो आपका आंसर सही होगा, इसमें 20 मज़ामीन है, ये तो आपको मालूम है। आंसर आपका जो सही होगा वो सही होने वाला है डी। जिस बच्चे ने आंसर दिया है यानी सरगुजिश्त अहदे गुल, आपको याद रखना है। सरगुजिश्त अहदे गुल का मतलब ये है कि इन्होंने उसकी जो है गुज़िश्त का बयान किया है जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने अलीगढ़ में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। दूसरी बात, ये वही मजमून है सरगुजिश्त अहदे गुल, ये पहला मजमून है और इसमें जो है जिसको हो जानो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों, ये जो मिसरा है गालिब का, ये भी मिसरा अगर पूछा जाए तो वो इसी में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात याद रखना चाहिए आपको कि जैद और उमर ये दोनों कैरेक्टर भी इसी मजमून के अंदर आए हुए हैं। तो हर हाल में इतनी बातें आपको हर कीमत पर आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तबा का जिक्र हुआ है। पिछली बार ये पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर कि किस मजमून के अंदर नोबिल तोबतुन नुसू का जिक्र हुआ है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि रशीद के किस मजमून में मस्जिद कुर्तबा जो नज़्म है उसका जिक्र हुआ है, ये इकबाल की नज़्म है। आई थिंक आप सभी को मालूम होगा और मालूम होना चाहिए। देखिए, आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ये मजमून आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने MCQ के तहत और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उसके तहत रख दिए जाएं। आपको ज़्यादा मुताला ना करके फैक्ट टू द पॉइंट पर बात करनी चाहिए। जब हम आपके लिए 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम देख करके नोट्स तो बना ही सकते हैं। अब इसका जिक्र जो आपके सामने हुआ है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बताना है। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो जिस बच्चे ने दिया है B, उसका आंसर एकदम सही है। ये भी आपको याद रखिएगा कि सरगुजिश्त अहदे गुल जो है इसी मजमून के अंदर इस इकबाल की नज़्म का जिक्र हुआ है। उम्मीद करता हूं अब आपको याद रहेगा। दूसरी चीज, एक और शेर जो है वो याद रहना चाहिए, एक शेर और जो याद रहना चाहिए इसी मजमून का कि मुल्कुल मौत को जिद है कि मैं दम लेके टलूंगी। ये भी शेर आपको याद रखना है कि मुल्कुल मौत को जिद है कि मैं दम लेके टलूंगी, तो कहीं सरसजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। ये वाला शेर जो है वो भी इसी में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कई बार कह चुका हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तब आपको लाइक करना चाहिए पूरी वीडियो देखने के बाद, और नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक करना चाहिए। बाकी स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, ये मेरी जो है यूपी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, LT ग्रेड, TGT या जो भी GIC का होने को है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 पेज का इसमें नोट्स है और 2000 MCQ हैं। आप इसको अपने घर मंगवा सकते हैं। अगला सवाल है कि नगमा हिंदी है तो क्या लय हिजाजी है मेरी। ये मिसरा पूछा गया है कि इकबाल का मिसरा है तो रशीद ने किस मजमून में इसका इस्तेमाल किया है। आई थिंक सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि आज की प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन आप इसको बार बार अभी आप गलती कर रहे हैं तो कर लीजिए, अभी आपके गलत हो रहे हो जाने दीजिए, लेकिन एग्जाम तक मजबूत हो जाइए। जीवन बहुमूल्य और समय बार बार नहीं आएगा, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आएंगी। अब दोबारा यूपी के अंदर 120 LT ग्रेड के अंदर अगर जरा से भी आज सतर्क हो जाएं तो ये नौकरी मिल जाएगी। इसमें उम्मीद करता हूं सभी का आंसर जो सही होगा वो पहला वाला सही होगा। हाजी साहब जो है ये दूसरा मजमून है शामिल इसे मज़ामीन रशीद में, और इसी में ये मिसरा इस्तेमाल किया गया है कि नगमा हिंदी है तो क्या लय हिजाजी है मेरी। ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो खास आपको याद रखना चाहिए इस वाले मजमून में, हाजी वाले में, कि मसूद अली का जिक्र, मौलवी मसूद अली का जिक्र इसी में हुआ है। मौलाना सोहेल जो हैं उनका जिक्र भी इस मजमून में हुआ है। इकबाल अहमद और जाकिर हुसैन हैं उनका भी जिक्र इसमें हुआ है। इतने कैरेक्टर के तौर पर या मौलाना शौकत अली का भी जिक्र हुआ है, साथ साथ में जो है सैयद सुलेमान नदवी का भी जिक्र हुआ है। इन लोगों का जिक्र किस मजमून में हुआ है तो हाजी साहब में हुआ है। ये बात हर हाल में आपको हर कीमत पर याद होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि किस
शान से ठहरा है मसूद अली हमारा, ये रहनुमा हमारा, ये दिलरुबा हमारा। तो ये मजमून जो है ये शेर जो है वो किस मजमून में इस्तेमाल हुआ, तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि कैरेक्टर अगर आपको याद है तब भी देखो, मसूद अली जो है ये कैरेक्टर मैंने अभी कहा था, तो ये कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ है हाजी साहब में, और हाजी साहब जो है वो उसी में ये शेर भी इस्तेमाल हुआ है। दूसरा मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा, और एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और साथ ही साथ में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि गुल मंजिल और शिबली मंजिल का जिक्र किस मजमून में हुआ है, तो इसी हाजी साहब में गुल मंजिल और शिबली मंजिल का भी जिक्र हुआ है। आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए मोटी मोटी चीजें हैं, मैं आपको बताता चलता हूं, और मैं पहले भी कई बार कह चुका कि निरंगे ख्याल आज़ाद का है, साथ साथ में मज़ामिन रशीद है, मज़ामिन सर सैयद है, और मज़ामिन पतरस है, ये आपको मज़ामिन शिबली है, ये सारे पढ़े होने चाहिए। और अगर नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ये सारी चीजें हम करा देंगे एग्जाम तक। बाकी प्रैक्टिस और बुक दोनों चीजों पर खूब मेहनत कीजिए। अगला सवाल है कि मजमून मौलाना सोहेल में रशीद अहमद ने मौलाना सोहेल की खूबी बयान की हैं, ठीक है, तो इसमें मौलाना की कौन सी खूबी नहीं है। दर्ज झेल में जो खूबियां मौलाना साहब की दी गई हैं, मौलाना सोहेल आपको मालूम है ये खाका नुमा मजमून लिखा हुआ है रशीद का, और ये भी मज़ामिन रशीद में शामिल है। और तो इस मजमून में कौन सी खूबी जो है वो मौलाना की नहीं है। आप देखिए कि पान खाना मौलाना की खूबी बताई है, शेर कहना ये भी मौलाना की खूबी है, बच्चे पैदा करना या फिर तकरीर करना, ये चारों में से कौन सी खूबी है जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने नहीं बयान की। तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरह का अगर सवाल पूछा गया तो आपके दिमाग के जो है वो पर्दे खुल जाएंगे। ये इतने खतरनाक सवाल होंगे जो आपको, अगर आपके तैयार हैं तो आपको सैकड़ों बच्चों से आगे कर देंगे ये सवाल, ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए मौलाना साहब को ताश खेलने का बहुत शौक बताया गया है, साथ ही साथ में पान खाने का शौक है, अरबी और फारसी में तुकबंदी टाइप के शेर कहने का भी शौक है, और इसमें बच्चे पैदा करने का भी एक शौक है। ये तो नफ्सियाती मसला है मजहबी आदमी का। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, साथ ही साथ में बच्चे पैदा करने और माजून खाने का भी जिक्र किया गया है। इतनी चीजों का जिक्र इसमें हुआ है। तकरीर करना इनका शौक नहीं बताया गया। आंसर जो आपका सही होगा वो होगा तकरीर करना। अब आप क्या करेंगे, अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप तकरीर वाले को तो बिल्कुल लेंगे ऑप्शन में, सोचेंगे मौलाना है तो तकरीर करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। मौलाना का शौक जो है वो बच्चे पैदा करना, पान खाना, शेर कहना, और साथ ही साथ में माजून खाना और ताश खेलना, ये इनका शौक बताया गया है इस खाके के अंदर, मजमूनी तौर पर ये जो खाका है। अगला सवाल है उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। ये मिसरा आपको मालूम है बब्बर अली अनीस का है, तो ये मिसरा किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। आई थिंक सभी को मालूम होगा, फटाफट जवाब दीजिए। क्या ये धोबी में है, मौलाना सोहेल में ही है, या फिर अपनी याद में है, या अरहर का खेत? इनमें से आपको बताना है किसमें है। उम्मीद करता हूं सभी का आपको याद रहे। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जिक्र जो है वो इस मजमून में भी इस्तेमाल हुआ था, जो मौलाना सोहेल के नाम से मजमून इन्होंने लिखा है उसमें भी जिक्र हुआ है। और एक चीज याद रखिए, अभी पीछे हाजी साहब का मैंने जिक्र किया कि हाजी साहब जो मजमून है उसके अंदर गुल मंजिल और शिबली मंजिल का जिक्र हुआ है, लेकिन मौलाना सोहेल के नाम से जो मजमून लिखा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ गुल मंजिल का जिक्र हुआ है। यह गौर करने की बात है। आंसर आपका सही होगा बी, मौलाना सोहेल। तो मौलाना सोहेल वाले मजमून में ही ये उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुस्त है शब्बीर की मद्दाही में, इस तरह का जो मरसिया है अनीस का, वो मिसरा इसी में इस्तेमाल हुआ है। और मौलाना साहिल की खूबियां आपको याद रहना चाहिए, और मौलाना कुर्रतुल ऐन इनका भी आपको याद रखना चाहिए, इनका भी जिक्र इसी में आया है। उम्मीद करता हूं। इसके बाद में टोल साहब का जिक्र एक आया है, वो भी शायद आपको याद रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें मौलाना सोहेल में इस्तेमाल हुई है वो आपको याद रखना है कि दाल मंडी जो बनारस की है उसका भी जिक्र इसी वाले मजमून में हुआ है। उम्मीद करता हूं याद रहे। और सरोजनी नायडू का भी जिक्र इसी वाले मजमून में हुआ है, मौलाना सोहेल वाले में। सरोजनी नायडू का भी जिक्र आपको याद रखना चाहिए हर हाल में। ये अलीगढ़ में तशरीफ लाई थी, इस तरह से इन्होंने जिक्र किया है सरोजनी नायडू को, जो नाइटिंगेल इंडिया की कही जाती हैं, इंग्लिश की पोएट हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है हम हुए तुम हुए कि मीर हुए। ये मिसरा उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, ये इस तरह से मिसरा है, लेकिन इसी मिसरे को इस्तेमाल पलट करके शेर को इस्तेमाल कर दिया गया। ये मीर का शेर है, इस मिसरा है। तो इसमें क्या है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। किस मजमून में ये इस्तेमाल हुआ है? आई थिंक सभी लोगों का मुझे जवाब चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। तो धोबी में है, अपनी याद में है, या फिर वकील साहब है, या माता बदल है। मैं लगातार कह रहा था कि मजमून पढ़िए, नहीं आपने पढ़े हैं तो फिर मजबूरन हम जो आपके सामने नोट्स रख रहे हैं, आप प्लीज़ इनको अपने पास नोट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे पास मेरी बुक का मुताला करके और मेरे चैनल से पढ़ करके अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो मुझे खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता खूब पैसे पैदा करता, चाहता मैं आपके सामने पेड कोर्स लॉन्च कर सकता था। 2-2 हज़ार रुपये की लोग फीस ले रहे हैं पूरा कोर्स कराने की, और हम फ्री में आपको करा रहे हैं। पूरी आपके लिए मेहनत करके पूरी टीम को लगाकर मैंने आपके सामने किताब
लिखिए। आप किताब को लेकर और वीडियो देख करके फ्री तैयारी कीजिए। आप किसी मबालगे में ना पढ़िए, ना किसी भी मुगालते में रहिए, और ना ही आप जो है जीके जीएस के चक्कर में पढ़िए। जीके जीएस की भी तैयारी मैंने क्लास कराता हूँ, उसको भी देखिएगा। इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो सही होगा पहला, धोबी। धोबी अफसाने में जो है, धोबी जो मजमून है, इसमें ये मिसरा इस्तेमाल है, हुए हम तुम हुए के मीर हुए, उस इसकी जुल्फों के सब असीर हुए। इस तरह से ये जो शेर है वो इसी में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात, इसी में एक गालिब का मिसरा इस्तेमाल हुआ इस वाले मजमून में, धोबी में। धोबी की खूबियां इसमें बयान की गई हैं। तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबां क्यों हो, मेहरबां क्यों हो, ये मिसरा अगर याद रखना तो ये गालिब का मिसरा है जो धोबी में ही इस्तेमाल हुआ है। आई थिंक अब आपको याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है धोबी में, नौकर को किस नाम से पुकारा है। यह सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए। देखिए जितनी खास बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा, आपको याद रहना चाहिए। आंसर आपका सही होगा आकाए नामदार। देखिए आका आपको दिया गया है, आकाए नामदार दिया गया है, हुजूर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आकाए नामदार, अलीगढ़ में नौकर को आकाए नामदार के नाम से पुकारा है धोबी मजमून के अंदर रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इतनी बात आई थिंक अब आपको क्लियर रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगली बात, एक मजाहिया टाइप का शेर को लफ्जों को पलट करके इस्तेमाल हुआ। शेर आपको याद रखना चाहिए कि बहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है, बहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। यानी मजनू जो है उसको नजर आती कर दिया है और लैला जो है वो नजर आता कर दिया है। इस तरह का ये शेर जो है वो भी शेर धोबी में ही इस्तेमाल हुआ है कि वहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है। आपसे पूरा शेर तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मिसरा बड़ा मानीखेज है कि वहशत में हर एक नुक्ता उल्टा नजर आता है। आप समझ पा रहे हैं, जब आदमी बहशत में होता है, किसी ख्याल में डूबा रहता है, तो उसे चीजें दिख करके भी नहीं दिखती हैं, नहीं दिख करके भी दिख जाती हैं, वो इस तरह के ख्यालों में होता है। तो ये मिसरा मानीखेज है, इसलिए आपसे दिया जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल है कि रशीद के मजमून चारपाई के अलावा और उनके किस मजमून में चारपाई का जिक्र हुआ है। ये बात आपको याद रहना चाहिए कि चारपाई जो मजमून है रशीद अहमद सिद्दीकी का है, आपको मालूम है। तो चारपाई जो है लफ्ज देख करके आप चारपाई ना ठुक दीजिए। चारपाई और कल्चर लिखा हुआ मजमून मुश्ताक अहमद यूसुफी का भी है, और चारपाई लफ्ज का जिक्र है वो किस में हुआ है मजमून में, क्या अपनी याद में, वकील साहब, अरहर का खेत और पासबान। ठीक है, पासबान में आपको देखिए, पासबान की जब बात करेंगे तो पासबान में कुत्ते की खूबियां बयान करें, कुत्ते को पासबान बता के लिए तौर पे बयान किया है। इसमें आपका आंसर सही होगा अपनी याद में। तो अपनी याद ऐसा इनका मजमून है जिसमें चारपाई का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, चारपाई के बारे में जिक्र हुआ है। ये बात आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। अनीस जो है, अनीस बबर अली अनीस, उनका मिसरा जो है वो इस वाले मजमून में भी इस्तेमाल हुआ है अपनी याद में, और वो मिसरा इस्तेमाल हुआ है ख्याल खातिर अहबाब चाहिए। तो ख्याल खातिर अहबाब चाहिए ये मिसरा अनीस ने कहा है, और ये अनीस का मिसरा इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर आपको याद रहना चाहिए, हर हाल में याद रहेगा। में एक इकबाल का कौल इस्तेमाल हुआ है, और वो कौल आपको याद रखना चाहिए कि नमाजी सजदा करने की आज़ादी मिलने से मुसलमानों में ये ख्याल पैदा हुआ है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को आज़ादी नसीब हो गई है। ये कौल इकबाल के तौर पर इसी वाले मजमून में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूं अब चीज़ें याद रहेंगी। पढ़ने में हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो रही हो, चूंकि हमें उर्दू थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने मटेरियल इतना मजबूत और इतना अच्छा रखा जाए कि शायद ही कहीं आपको दोबारा मिल सके। और एक सवाल आपको हर हाल में याद रखना, आपको मालूम होगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, लेकिन पूछा जाए किस मजमून में कहा है तो वो अपनी याद में। ये इसी मजमून के अंदर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। ये तो सभी जानते हैं कि गजल उर्दू शायरी की आबरू रशीद का कौल है, लेकिन रशीद ने कहा किस में है, तो ये बात आपको यहीं से याद रखना है। अगला सवाल है अक्ल की बातें देर तक ना सुनी जा सकती हैं ना सुनाई जा सकती हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में ये मिसाल इस्तेमाल हुई है। तो अक्ल की बातें ना तो देर तक कही जा सकती हैं ना देर तक सुनाई जा सकती हैं। ये बातें आपको सही बात है, अगर अच्छी क्लास है आपके सामने 20-25 मिनट से ऊपर की, जैसे आधे घंटे की हम रख दें अच्छी क्लास अच्छी चीज़ें, तो आपके देखने वालों की संख्या बहुत घट जाती है। लेकिन अगर वही मूवी अगर 1 घंटे की आपके सामने डाल दी जाए तो उसकी संख्या नहीं घटेगी। तो कहने का मतलब जहां अकल लगती है वो ज़्यादा देर तक आप आदमी को मुतासिर नहीं करती। अकल की बातें कम ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अकल की बातों को बोरियत
की तो जो है महसूस होने लगती है सामने वाले को। और देखिए बुराई में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बुराई में एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि बुरे 10 आदमियों को एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है, एक कमरे में रोज बैठाला जा सकता है 1 घंटा। शराब पीने वाले हैं, रोज आप बुला करके 1 घंटा बैठा सकते हो, वो बैठ सकते हैं। लेकिन कुरान पढ़ने वाला नमाजी आदमी हो या फिर बहुत शरीफ आदमी हो या फिर बहुत दानिशवर आदमी हो, उसको रोज एक जगह 10 आदमियों को नहीं बुला सकते, और बुलाएंगे तो झगड़ा जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी अकल, अपनी दानिश करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इसमें जो ऑप्शन आपके सामने हैं वो है मीर तखमीर, आतिश, जफर और साथ ही साथ में ज़ौक। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। शेर किसका है? तोड़ी मरीज गम ने तेरे इस तरह से जान, घबरा के गम गुसार सिरहाने से हट गए। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। और जिसने भी जवाब दिया होगा जफर, बहादुर शाह जफर जो हैं उनका लिखा हुआ ये शेर है। देखिए इस तरह से एक और इनका शेर है जो आपको याद रहना चाहिए। दोनों NCERT के ये सारे सवालात हैं, उसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और बगैर स्किप किए हुए देखिए। अगला शेर भी आपको याद रखना चाहिए। मैं वो मजनू हूं कि जिंदा में निगहबानों को, मैं वो मजनू हूं कि जिंदा में निगहबानों को मेरी जंजीर की झनकार ने सोने ना दिया। ये भी शेर आपको याद रखना चाहिए। तो बहादुर शाह जफर के बारे में याद रहे। देखिए 1775 में इनकी पैदाइश हुई है। 1775 आपको याद रहना चाहिए। 1775 में इनकी पैदाइश हुई और इनका इंतकाल 1862 में हुआ। इनका पूरा नाम जो है वो अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह, 4 दीवान इस बंदे के हैं। ज़ौक़ के तो ये शागिर्द हैं, ये बात आपको मालूम है। इतनी मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पिछली वीडियो में मजमून जो थे उनकी मैंने पैदाइश और इंतकाल जो है वो मुझसे बताने में गलती हो गई थी, तो उसको भी आपको याद रखना चाहिए। मैंने कहा जो है उसकी पैदाइश में 1700 कुछ बता दिया था, लेकिन याद रखिएगा 1689 में उनकी पैदाइश थी मजमून की और 1734 में उनका इंतकाल था। ये बात होनी चाहिए थी। अगला सवाल देखिए कि नासिक किसकी दावत पर हैदराबाद के सफ़र पर गए थे? नासिक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो नासिक किसके बारे में, इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम सही है। चंदूलाल, आपको याद रखना, महाराजा चंदूलाल जो हैदराबाद के हैं उनकी दावत पर नासिक जो हैं वो हैदराबाद का सफ़र इन्होंने किया था। पैदाइश इनकी आपको मालूम है 1772 है। इंतकाल इनका ये भी आपको मालूम है 1838 में हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है कि अमीर मीनाई के वालिद का नाम क्या था? क्या मोहम्मद करीम है, क्या मोहम्मद करीम मोहम्मद शाह है, या फिर वसीम मोहम्मद शाह है, या फिर नादिर अली है? फटाक से जवाब दीजिए। देखिए आप यूपी के LT ग्रेड के आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी बुक दिख रही है, यह है शाहीन बुक, और इसमें 2000 MCQ और 27 पेज के इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं और बहुत सस्ते पैसे में ये आपके घर पहुँच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उद्देश्य है आप बस एक बार ये किताब पढ़कर जब आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में उससे सवाल आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बुक से सवालात पूछे गए इतने, और बहुत ही अहम है। और जिन बच्चों ने ख़रीदी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस खूब कीजिए, यूट्यूब पे भी कीजिए और बुक में भी कीजिए। बुक को भी खूब पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। बुक में प्रैक्टिस दी गई है 2000 क्वेश्चनों की, और साथ ही साथ में वो एक एक क्वेश्चन रट लेना है। इसके बाद में इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो तो सेकेंड सही होगा, करीम मोहम्मद शाह है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अमीर मीनाई की पैदाइश जो है वो 1828 में हुई थी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी बात 1900 में इनका इंतकाल हुआ। इनका 1900 में इंतकाल हुआ है, ये अपनी बुक में लिखा हुआ है। और 1900 में ही क्या कहते हैं, जो जिन्होंने अनारकली ड्रामा लिखा था इम्तियाज़ अली ताज, उनकी भी पैदाइश हुई है। अब इनका जो है वो मुंशी अमीर अहमद इनका नाम है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अमीर मीनाई जो उनका नाम जो असल है वो आपको याद रहे। वालिद का नाम आपको इनके याद ही रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल है खातिर से लिहाज से दिल मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। ये शेर आपको बताना है। ये जितने सवालात हैं मैंने कहा NCERT से हैं, और NCERT से सवालात हर हाल में बनते हैं और इसी को सही मानते हैं। यूपी के खासतौर एग्जाम में, चाहे LT ग्रेड का हो, चाहे TGT का हो, या जो भी यूपी का वनडे एग्जाम है, तो ये सारे नोट्स जो हैं वो LT ग्रेड से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सारे फैक्ट अपनी बुक में भी मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ये शेर आपको बताना था। तो याद रखिएगा दाग दहलवी जो हैं
उनका ये शेर है जो आपको हर कीमत पे याद रहना चाहिए। एक और इनका शेर था, गजब किया तेरे वादे पे एतवार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतवार किया, तमाम तमाम रात कयामत का इंतज़ार किया। यही शेर है। तो ये शेर जो है वो भी दाग दहलवी का है। दाग दहलवी के ये दोनों शेर याद रखें। देखिए, शेर वो ही आपको याद रखने हैं जो ख़ास तौर से एनसीईआरटी में दिए गए हैं, या फिर वो शेर आपको याद रखना है जो एहतशाम की जो किताब लिखी हुई है उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, तो उसमें के शेर आपको याद रहना चाहिए। शेर जो यूपी के एग्ज़ाम में पूछेंगे वो यहीं से पूछेंगे। बाकी एनसीईआरटी, ये तीन ही बुक हैं जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करा सकती हैं। बाकी इन्हीं सारी चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अपनी किताब में मैंने शामिल कर दिए। अनावश्यक चीज़ें, तीनों में एक ही जैसी चीज़ें हैं, तो जो खास चीज़ें हैं वो मैं शामिल कर दी हैं, बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं। ज़काउल्लाह की लिखी हुई किताब तारीख़ हिंद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो ज़काउल्लाह की तारीख़ हिंद, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। ज़काउल्लाह की पैदाइश भी याद रखिए 1832 में हुई थी और 1910 में इनका इंतकाल हुआ था। ज़काउल्लाह जो हैं वो इन्होंने द मोमडन ऑफ लाइफ भी एक किताब लिखी थी। दूसरी चीज़, ज़काउल्लाह जो है वो रशीद अहमद सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा में माने जाते हैं। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर आपका सही होने वाला है सी, यानी 10 जो हैं जिल्द में ये लिखी गई तारीख़ हिंद है किताब। अगला सवाल देखिए, सवाल है फ़तेह अंदलीज़ और साथ ही साथ में अयाम मगरिब, अयाम अरब किसके लिखे हुए नावल हैं? तो ये किसके लिखे हुए नावल है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो अय्याम अरब तो याद ही होगा, फ़तेह अंदलीज़ भी याद होगा। ये सारे जो आंसर सवालात हैं इनके सब जवाब देने की कोशिश कीजिए, और नहीं अगर आता है तो आपको नोट करना चाहिए। तो अब्दुल हलीम शरर का नाम आपको याद रखना चाहिए। ये उन्हीं के लिखे हुए दोनों नावल हैं। इनके और बहुत सारे नावल हैं, लेकिन ये ऐसे नावल हैं जो पूछे जाएँ तो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पर शामिल किए हैं। आगे देखिए, राशिदुल खैरी। तो राशिदुल खैरी का कौन सा नावल लिखने के बाद मुसव्विर गम का लक़ब उनको मिला था? अब देखिए, मुसव्विर गम का लक़ब ये तो सभी को मालूम है कि राशिदुल खैरी का है, लेकिन उनके किस नावल पे मिला है? पहली बात तो ये चारों जो दिए गए हैं वो राशिदुल खैरी के ही लिखे हुए नावल हैं, चाहे आमना का लाल हो, चाहे सैयदा का लाल हो, चाहे बेलायती नन्ही हो, या फिर नानी अशू हो। ये जो लिखे हुए हैं वो सारे नावल राशिदुल खैरी के हैं। अब राशिदुल खैरी पैदाइश 1868 में हुई है और इंतकाल इनका 1936 में हुआ है। असल नाम इनका मालूम होना चाहिए, मोहम्मद जो है राशिद था। अब इनकी पैदाइश के बारे में तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। दूसरी चीज़ इनका याद रखना, दादा लाल जो है वो भी इनका लिखा हुआ नावल है। भुजक्कड़ है, ये भी लिखा हुआ इनका नावल है। सितंबर का चांद आपको मालूम ही होगा। सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, या इसके साथ साथ में माह अजम भी इनका लिखा हुआ है। ये सारे नावल जो है वो राशिदुल खैरी के हैं, जो आपको नोट करना चाहिए। एक चीज़ और भी याद रहे, महबूबा खदावंद जो है वो भी इनका लिखा हुआ नावल है, ये आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। या फिर मनाजिल सायरा जो है वो आपको याद रखें, मनाजिल सायरा जो है वो, और साथ ही साथ में महबूबा खदावंद, ये दोनों नावल जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अब आंसर आपका सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा सैयदा का लाल। सैयदा का लाल ही नावल की वजह से इनको मुसव्विर गम कहा जाता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है किस शायर ने 1900 में गालिब के दीवान की मुकम्मल शरह हैदराबाद से शाया की? हाली हैं, शिबली हैं, या फिर मौलवी अब्दुल हक हैं, नज़्म तिबातिबाई हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हर हाल में आपको लाइक करना चाहिए, और अगर नहीं अच्छे लगते तो आपको डिसलाइक करना चाहिए। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, या तो लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। ये मैं आपसे लगातार कहता हूँ, अच्छे नहीं लगते डिसलाइक कीजिए, और ज़्यादा वीडियो देखना हो तभी आप मुझको सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अब इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो सही होगा नज़्म तिबातिबाई। नज़्म तिबातिबाई जो हैं उन्होंने, पहली बात इनकी पैदाइश याद रखिए, 1852 में ये पैदा हुए, 1933 में इनका इंतकाल हुआ, और असल नाम सैयद अली हैदर था। तो सैयद अली हैदर जो किसका नाम है वो नज़्म तिबातिबाई का है। पैदाइश 1852 में है, इंतकाल 1933 में है। बिल्कुल हम रटवाते हुए चलते हैं। साथ ही साथ में 1900 में ही ये इन्होंने काम किया है जो गालिब के शरह की है। एक बात इनका बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनकी नज़्म है गोरे गिरेवां, द चर्च ऑफ यार्ड लिखी हुई एक अंग्रेज़ी की नज़्म थी
उसकी टॉमस ग्रे की। तो टॉमस ग्रे की जो नज़्म है द चर्च ऑफ यार्ड्स, उसी का इन्होंने 32 बंद में तर्जुमा किया है उर्दू के अंदर गोरे ग्रेवा के नाम से, यानी जन्नत की तरफ वापसी। ये नज़्म थी उसकी चर्च ऑफ यार्ड की। और उसमें क्या था कि उसी नज़्म को 32 बंदों को गोरे ग्रेवा के नाम से इन्होंने तर्जुमा किया है उर्दू में, 32 बंद। और ये जो बंद हैं इनकी हैयत भी आपको याद रखना चाहिए, मुरब्बा की हैयत है, 4-4 मिसरों की हैयत है। उम्मीद करता हूँ अब आपको याद रहेगा। और सूरत तगज़ुल जो है वो लिखी हुई भी इनका शेरी मजमुआ है, नज़्म तवातवाई। तो सूरत तगज़ुल जो है वो लिखा हुआ शेरी मजमुआ है। इतनी बातें आपको मोटी मोटी कम से कम याद रहें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इकबाल की कौन सी नज़्म वतन परस्ती और हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की उम्दा मिसाल है। देखिए ये जितनी नज़्म यहाँ दी गई हैं ये सारी की सारी नज़्म जो हैं इकबाल की हैं, चाहे नाला दर्द हो, तराना हिंदी हो, तस्वीर दर्द हो या फिर राम हो। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। देखिए इनके बारे में जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो सभी को मालूम होती हैं कि इकबाल इस तरह के शायर हैं जिनके बारे में लगभग चीज़ें आपको मालूम होती हैं। उसके बावजूद हम आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहेंगे जो NCERT की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी के एग्ज़ाम के लिए। जैसे तश्कील जदीदुल हयातिल इस्लामिया जो है, अगर किताब पूछी जाए तो तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया किताब लिखी हुई इकबाल की है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। मशहूर नज़मों में इनकी गुले रंगी, ये भी लिखी हुई नज़्म जो है वो गुले रंगी आपको याद रखना चाहिए, ये नज़्म भी इकबाल की है। इंसान और बज़्म फितरत, अगर पूछा जाए नज़्म किसकी है, इंसान और बज़्म फितरत, ये नज़्म अगर पूछा जाए तो ये भी नज़्म इकबाल की है। आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। आप उन किताबों से जो गाइड्स चल रही हैं उनसे बहुत आगे निकल जाइए। आपके पास ज़ियाई उर्दू, फलानी उर्दू, ढिमकानी उर्दू, गैसीय उर्दू, फलानी, इन सब बातों से आगे जाइए क्योंकि ये गाइड्स हैं और इनमें पहली बात तो सिलेबस जो है वो UGC नेट का शामिल होता है और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनका लेवल और उनके क्वेश्चन अलग होते हैं। तो इन वनडे एग्ज़ामों के लिए अपनी किताब मैंने लिखी है, वो एक बार चाहें तो आप रिव्यू देख सकते हैं। बाकी जो अगर ज़्यादा मुताला करना है तो NCERT को ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो नज़्म है अब जो मैंने बताई है, इसके बाद में किनारे रावी जो है वो भी लिखी हुई नज़्म जो है वो इकबाल की ही नज़्म है। तो इतनी नज़में आपको याद रहना चाहिए और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा तस्वीर दर्द, वो आपका आंसर एकदम सही होगा। इसी वजह ये ऐसी नज़्म है जिसमें वतन परस्ती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात इकबाल ने की है। ये बात हर हाल में याद रखना चाहिए। दूसरी इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करना चाहिए मेरे ख्याल से, इकबाल जो हैं वो शायर रोमी थे, उनको पीर रोमी कहते थे और ख़ुद को मुरीद हिंदी कहते थे। ये बात याद रखिए। वो कौन सा शायर है पूछ सकते हैं जो ख़ुद को मुरीद हिंदी कहता है, तो इकबाल। वो कौन सा शायर है जो रोमी को पीर रोमी कहता है, तो अब आपका जवाब होगा इकबाल। हर हाल में ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद भी होंगी। अगला सवाल देखिए, फूल माला किसकी लिखी हुई नज़्म है? जो चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और फूल माला जो नज़्म है वो लिखी हुई है ब्रज नारायण चकबस्त। तो ब्रज नारायण चकबस्त का नाम आपको याद रखना है। इनके बारे में आपको याद रखना, रामायण का सीन है, ये सभी को मालूम है। आपको याद जो रखना है वो आसिफुद्दौला का मकबरा याद रखना चाहिए। आसिफुद्दौला का और आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, ये दोनों नज़में जो हैं वो लिखी हुई ब्रज नारायण चकबस्त की हैं। साथ ही साथ में चकबस्त को जो है वो मुश्तरका तहजीब के अलंबरदारों में माना जाता है। तो मुश्तरका तहजीब के अलंबरदार हैं ब्रज नारायण चकबस्त, साथ ही साथ में आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा और आसिफुद्दौला का मकबरा इसी की नज़में हैं। ये आपको याद रखना है। और फूल माला तो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये इतनी बातें आपको मोटी मोटी मालूम होना चाहिए। बस यहीं तक हम बात करेंगे। कोई क्वेश्चन आज गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है, आज का सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा मजमून इस मिसरा पे ख़त्म होता है? अब मिसरा आपको याद रखना चाहिए। ये सवाल इस तरह से लगातार पूछ रहे हैं कि शेर दे करके या मिसरा दे करके कि कौन से मिसरे पे कौन सा शेर, कौन सी नज़म ख़त्म होती है, कौन सा मजमून ख़त्म होता है, कौन सा अफसाना ख़त्म होता है। मिसरा आपको देखना चाहिए, वो हमसे भी ज़्यादा कुश्ता तेग सितम निकले। ये मिसरा आपको याद रखना है, वो हमसे भी ज़्यादा कुश्ता तेग सितम निकले।
ये आपको बताना है किस में है। सलाम हो नजद पर, पासबान है, माता बदल है, या फिर इसके बाद में गवाह है। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए थोड़ा मुश्किल कल की तरह हो सकता है, लेकिन कड़वी जितनी दवाई होती है उतना फायदा करती है। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो होगा पासबान। तो पासबान आपका आंसर एकदम सही है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। और दूसरी चीज़, पासबान से मुतालिक सवालात पिछली वीडियो में भी बने थे। और दूसरी एक बात याद रखना कि अलीगढ़ से जो ताल्लुक़ है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का 1915 से हुआ था। ये बात भी इन्होंने पासबान में बताई है। पासबान में आपको याद रखना चाहिए कि ये बात इन्होंने पासबान में बताई है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखना जो है, लाला जी, खान साहब, इसके बाद में मुंशी जी, ये जो कैरेक्टर हैं वो इसी पासबान में आए हुए हैं। पासबान को आपको अच्छे से तैयार करना। एक नाम और आपको याद रखना चाहिए, बाबू रफ़ीउद्दौला खान शाहजहानपुरी। इनका भी जिक्र जो है वो पासबान में आया है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें कम से कम आपको क्लियर रहनी चाहिए इस मजमून से। अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में महादेव और नीलकंठ का जिक्र हुआ है, साथ ही साथ में औरत को 4 शादी करने की बात का जिक्र हुआ है। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने औरत को 4 शादी करने का मशवरा जो जिस मजमून में बयान किया है वो कौन सा मजमून है। और साथ ही साथ में महादेव और नीलकंठ, महादेव या नीलकंठ यानी जो शंकर जी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इनका जो है बयान किस में किया गया है। उम्मीद करता हूं ये आपका सवाल आंसर एकदम राइट होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। क्या पासबान में बताया है, सरगुज़िश्त अहदे गुल में बताया है, या मौलाना सोहेल में बताया है, या फिर शैतान की आत में बताया है। देखिए इस तरह से इसमें सवाल 2 बार 3 बार 4 बार बना चुके हैं मज़ामीन रशीद से कि किस मज़ामीन में रशीद ने जो है वो नोबेल तौबतुन्निसू का जिक्र किया है। इसी तरह से आपको याद रखना चाहिए कि मेहदी अफ़ादी ने किस अपने मज़ामीन के अंदर नज़ीर अहमद का जो नोबेल रूए सादिका उसका जिक्र किया है। ऐसे सवालात ये लगातार बना रहे हैं और यूपी टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इसमें उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। पहला, पासबान के अंदर ही इस बात का जिक्र किया गया है। ये बात आपको याद रखिएगा कि नीलकंठ और महादेव का जो जिक्र है वो इसी पासबान के अंदर हुआ है। अब हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मजमून शुरू होता है वो गालिब से शुरू होता है। मजमून के शुरू किस वाले पैराग्राफ से होता है, ये पैराग्राफ देकर के भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इस पैराग्राफ से कौन सा मजमून शुरू हुआ था। तो पैराग्राफ आपको याद रखना है कि पेंशन और पासबान गालिब की जिंदगी तल्ख कर दी। पासबान ने और पेंशन के मसले ने गालिब की जिंदगी तल्ख कर दी और गालिब के परस्तारों ने हमारी जिंदगी तल्ख कर दी। इस जो है पैराग्राफ से पासबान जो मजमून है वो शुरू होता है। आई थिंक पासबान से इतनी चीजें आपको लगभग याद रहनी चाहिए, हर हाल में याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, और जो फलसफी होता है उसके रहने का ठिकाना इस पासबान मजमून के अंदर रशीद ने जहन्नुम बताया है। जहन्नुम में रहने की जगह है फलसफी के लिए। ये बात भी आपको याद रखना, ये पूछ सकते हैं किस में बताया है फलसफी को रहने की जगह। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है कि लाला चिरौंजी लाल, इसके बाद में है गंगादीन, इसके बाद में जो है गंगवा, ये किरदार जो है वो किस मजमून में आए हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो आंसर सही होगा, शैतान की आंत है, या फिर माता बदल है, गवाह है, या फिर मुर्शिद है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। ये आंसर आपका सही होगा गवाह आपका आंसर सही होगा। आप यूपी-एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी के किसी भी एग्जाम के कर रहे हैं, तो आपको लिए ये बहुत मुफीद सवालात होने वाले हैं जो आपको हजारों बच्चों से आगे करेंगे। तो इसमें जो गवाह है वो याद रखिएगा, ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो गवाह के अंदर ही इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, गांव का पटवारी पूछा जा सकता है, इसमें एक गांव का पटवारी भी होता है, वो आपको याद रखना। इसमें जो लाला चिरौंजी लाल जो शुरू का कैरेक्टर है ये गांव का पटवारी होता है दरअसल। तो गांव के पटवारी का जिक्र हुआ है। और जो गंगवा होता है, ये देखिए यहाँ जो कैरेक्टर है इसके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा होता है अदालत के अंदर।
ये बातें आपको इस मजमून से याद रखनी चाहिए। मैं जितने भी मजमून, चाहे शिबली हों, रशीद हों, इनके मजमून आप पढ़ेंगे तो 2-2, 300 पेज में, 250-250 पेज में हैं। आपको बहुत टाइम लगेगा और मैं आपको सामने ये प्रैक्टिस सारी करा दूंगा। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए आपको स्क्रीन पर मेरी बुक दिख रही है शाहीन, इसको मंगा सकते हैं। इसमें 27 पेज के नोट्स हैं और साथ ही साथ में 2000 से ज़ायद इसमें MCQ है प्रैक्टिस करने के लिए। LT ग्रेड, TGT और GIC UP के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल देखिए कि ये बात अगर जहन में आई कि उर्दू के शोरा दर्दे गर्दा में क्यों नहीं मुब्तला होते, इस इक़्तिबास से किस मजमून की शुरुआत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि उर्दू से मुतालिक है तो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। गवाह में है, मसल्लस है, शैतान की याद है या फिर हाजी साहब। तो फटाफट जवाब दीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, शैतान की आंत, उसका आंसर सही है। और ये मजमून इसी वाले जो है पैराग्राफ से शुरू होता है। ये मजमून इस तरह का है जिसमें ज़्यादातर हिकमत की, डॉक्टरी की, सर्जन की, इन तमाम चीज़ों का जिक्र हुआ है, बीमारियों का जिक्र हुआ है इस मजमून के अंदर। तो शैतान की आंत ये आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। और इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस मजमून में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का जिक्र हुआ है। देखिए, मेडिकल कॉलेज लखनऊ इस टाइम उसका नाम कर दिया गया है, पहले इसका नाम किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी था। तो किंग जॉर्ज जो मेडिकल कॉलेज है वो किस मजमून में इसका जिक्र हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आपका सही होगा शैतान की याद, इसी में इसका जिक्र हुआ है। और ये आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। आप बिल्कुल रटते चले जाइए। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर करके देखिए। पहले एक बार देखिए, फिर 4-5 दिन के बाद इन वीडियो देखिए। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देखना चाहिए। और वीडियोस जितनी ज़्यादा देखेंगे, प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा, आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, किताब जो मेरी अपनी शाहीन है उसका मुताला करेंगे और उसमें जो प्रैक्टिस दिए गए हैं वो लगाएंगे, तो आप यकीनन यूपी के जो एग्ज़ाम प्री क्वालिफाइंग है वो सारे के सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। तो इसमें आगे देखिए लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं, इनका जिक्र जो है वो किस मजमून में हुआ है। क्या माता बदल में हुआ है, या फिर साथ ही साथ में चारपाई में हुआ है, वकील साहब में हुआ है, अपनी याद में हुआ है। तो ये सबका आंसर सही होगा, उम्मीद करता हूं। और दूसरी बात ये इसमें और अभी आपको जो याद रखना चाहिए, पहले इसका आंसर आपको जब देना था तो वो आंसर आपका सही होगा माता बदल। माता बदल में लॉर्ड वेलेस्ली का जिक्र हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसी मजमून रशीद पे, तो मज़ामीन रशीद पे, तो उसमें मैंने कहा था कि सरोजनी नायडू का किसमें जिक्र हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मस्जिद कुर्तवा का किसमें जिक्र हुआ है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है और नहीं ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब माता बदल जो है इसमें लॉर्ड डलहौजी जो हैं उनका जिक्र हुआ है। दूसरी बात इसमें जो है वो कप्तान डोरिस का भी इसमें जिक्र हुआ है। वकील जो इसमें एक कैरेक्टर है मुख्तार साहब का, उसका भी जिक्र इसी माता बदल में हुआ है। तो कम से कम इतना याद रखा जाए, लॉर्ड वेलेस्ली का जिक्र इसमें हुआ है, वकील मुख्तार का इसी में जिक्र हुआ है। साथ ही साथ में इसमें जो है औरत जो है उसके नफ्सियाती जज्बात का भी बयान इसी के अंदर हुआ है। और इसी में जो है वो जुगल किशोर का भी कैरेक्टर आता है, वो नाइब मुंशी होता है। जुगल किशोर जो है वो नाइब मुंशी होता है, उसका भी जिक्र इसी माता बदल के अंदर आया है। और साथ ही साथ में एक दरोगा का कैरेक्टर इसमें आता है, वो होता है लाला गुप्त राय। तो दरोगा का कैरेक्टर लाला गुप्त राय किसमें है, तो माता बदल में है। साथ ही साथ में नायब जो दरोगा का मुंशी का बयान हुआ है तो वो लाला जुगल किशोर का इसी में जिक्र हुआ है माता बदल में। इतनी बातें कम से कम आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है किस मजमून में रशीद अहमद सिद्दीकी ने मजदूरों के इस्तेहसाल का खाका खींचा है। मुगालता में खींचा है, सलाम व नजद पे खींचा है, घाघ में खींचा है, या फिर माता बदल में खींचा है। एक बात याद रखिए, पिछली बार ये सवाल बना चुके हैं कि सलाम हो नजद में इसमें किस नाविल का जिक्र हुआ है, तो तौबतुन निसू का जिक्र हुआ है। ये 3 बार इसको पूछ चुके हैं, यूपी में भी पूछा है, राजस्थान रीट में भी पूछा है, साथ ही साथ में ये महाराष्ट्र एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। इसीलिए मैंने ये बेड़ा उठाया है कि आपके सामने सारे फैक्ट रखे जाएं। और इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो सही होगा डी, माता बदल। आपको याद रखना है, इसमें ऐसा ये मजमून है जिसमें मजदूरों के इस्तेहसाल का जिक्र किया गया है।
और इसमें दरोगा हैं, साथ साथ नायब मुंशी हैं, तहसीलदार हैं, ये सब मिलकर किस तरह से मजदूरों का इस्तेसाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। और कप्तान जो है डरविश जो है उनका भी आपको जिक्र हर हाल में इसी के अंदर हुआ है, ये किसी भी कीमत में आपको नहीं भूलना है। इसके बाद में अगला सवाल है, और सवाल है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। गालिब का ये शेर जो है वो किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। फटाफट जवाब दीजिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। देखिए ये जिसने बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर सही होना चाहिए सी वाला आंसर सही होगा। कारबा पेदास्त में आपको याद रखना है इसी के अंदर ये गालिब का शेर इस्तेमाल हुआ है, और यही वो मजमून है जिसके अंदर ख्वाजा हसन निज़ामी का जिक्र हुआ है, यही वो मजमून है जिसके अंदर इकबाल का भी जिक्र हुआ है। ये हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। और एक शेर आपको याद रखना चाहिए, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। ये शेर भी जो है वो कारबा पेदास्त इसी में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है कि कहते हैं एक बार 3 शख्स हम सफ़र हुए। याद रखिएगा, कहते हैं कि एक बार 3 शख्स हम सफ़र हुए, एक नाई, एक गंजा और एक फलसफी ... इस इक़्तिबास से कौन सा मजमून शुरू होता है। तो कौन सा मजमून इस इक़्तिबास से शुरू होता है। देखिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी नावल, अफसाने ये दे करके पैराग्राफ शुरू कर दे देते हैं और पूछ देते हैं कि ये किस नावल की शुरुआत या किस अफसाने की शुरुआत या किस मजमून की हुई है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सारे फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं, या तो आप इनका खुद मुताला कीजिए या फिर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा कारबा पेदास्त है या फिर मुर्शिद है, और या जो है मुसल्लस है, कुछ का कुछ है। ये सारे सब रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन रशीद में शामिल हैं। ये बात हम पहले ही बयान कर चुके हैं। और मज़ामीन रशीद जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का ऐसा मज़ामीन है जिसमें मज़ामीन का मजमुआ है जो 1964 में शाया हुआ था। 1964 में शाया हुआ था और 20 मज़ामीन इसके अंदर हैं। अब आगे देखिए, इसमें आपका आंसर सही होगा, कारबा पेदास्त में ही ये जो है इक़्तिबास इसी वाले इक़्तिबास से शुरू होता है। आई थिंक अब चीज़ें आपको मालूम रहेंगी। दूसरी चीज़ एक बार और भी आपको जो याद रखनी चाहिए, एक मिसरा है जो पिछली बार रिपीट हुआ था, इसी मजमून का है, वो आपको याद रखना चाहिए। और वो मिसरा है कि हो गए मेरे दीवारों दरो दीवार। ये मिसरा जो है किस में इस्तेमाल हुआ है, तो इसी मजमून के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है कि किस मजमून में टेनिस के खेल, चारपाई, दिया सलाई का जिक्र हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना चाहिए। टेनिस जो खेल है उसका जिक्र, चारपाई का जिक्र, दिया सलाई का जिक्र, ये किस मजमून में रशीद अहमद सिद्दीकी ने किया है। तो ये आपका आंसर सही होगा। जिसने भी दिया है घाघ, उसका आंसर एकदम सही होगा। घाघ ऐसा है जिसमें इसका जिक्र हुआ है। और घाघ के बारे में याद रखिए कि डॉक्टर जियाउद्दीन का भी जिक्र इसी के अंदर हुआ है, इस मजमून के अंदर। और ये मजमून ऐसा है जिसमें इकबाल के फारसी खोलते आंखें गालिब, ये मिसरा दर्जा झेल में से किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन जो हैं वो है आमद में आवर्द है, या फिर घाघ है, चारपाई है, या फिर मुर्शिद है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देना चाहिए। ये आज आखिरी वीडियो होने वाली है मज़ामीन रशीद से, और इतने ही काफ़ी हैं मज़ामीन रशीद में सवाल। बस इतने अगर आपने रट लिए, तीसरी वीडियो है, इतने ही रट लिए और आपका मज़ामीन रशीद से कोई सवाल गलत नहीं होगा अगर मज़ामीन रशीद का आपने मुताला नहीं किया उसके बावजूद। तो आमद में आवर्द आपको याद रखना है। ये आंसर जिसने भी दिया है उसका बिल्कुल सही होने वाला है। दूसरी बात, ये ऐसा मजमून है जिसमें आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इसी मजमून के तहत जैसे इक़्तिबास अगर पूछा जाए कि इसमें जो शुरू होता है वो हिंदुस्तानी जुमले से शुरू होता है कि हिंदुस्तानी के 2 पैदाइशी हुकूक हैं। इस जुमले से ये मजमून शुरू होता है। पंडित इसमें एक कैरेक्टर आता है। दूसरी बात, इस मजमून में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको याद रखनी हैं। अगला सवाल देखिएगा कि पंडित मौलवी मसूद, और इसके बाद में जो है वो नन्हे अब्बा मियाँ जैसे कैरेक्टर किस मजमून में इस्तेमाल हुए हैं। तो घाघ है, हाजी साहब हैं, या फिर कारबा पेदास्त, या फिर जो है आमद में आवर्द।
तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया, इन कैरेक्टरों को याद रखिएगा। इसमें जो है आमद में आवर्त में ये इस्तेमाल हुए हैं। तो इस मजमून में बस इतनी चीज़ें, ये तो कैरेक्टर है जो आपको याद रहना चाहिए। जो जुमला शुरू होता है हिंदुस्तानी के नाम से, एक तवा शुरू होता है मजमून का, जहाँ से शुरुआत होती है, वो जुमला याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान की 2 पैदाइशी हुकूक हैं, तो ये बात आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, वो मिसरा मैंने गालिब का बताया, वो आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है कि रशीद ने किस मजमून में यूरोपियन औरतों को बड़ी मेहनती और मुतज़्ज़िम बताया है? अब इसमें ऑप्शन आपके सामने है, मुर्शिद है, मुगालता है, या फिर हाजी साहब है, और या फिर आपके सामने है मौलाना सोहेल। तो फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, इन सारी वीडियो मज़ामीन रशीद के बाद जो हम नंबर लगाएंगे वो मज़ामीन सर सैयद का लगाएंगे, फिर मज़ामीन जो आज़ाद का है उसका भी लगाएंगे, और कोशिश करेंगे शिबली का भी लगा दें। और इनमें से जो 20 से सवाल बनते हैं लगातार, वो याद रखना चाहिए। और एक साथ साथ में मेहदी अफ़ादी का जो मज़ामीन है उसके भी याद रखने चाहिए। उस मज़ामीन के अंदर 9 मज़मून हैं, और उसी में मज़मून में उनका एक जो मज़मून है उर्दू की बायोग्राफ़ी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम करके जो उन्होंने मजमून लिखा है मज़ामीन अफ़ादी के अंदर, तो उस मजमून में भी आपको याद जैसे रखना चाहिए। जैसे रूए सादिक़ा का जिक्र उसके अंदर हुआ है, डिप्टी नज़ीर अहमद का उसी मजमून में जिक्र हुआ है, बट मैं अभी थोड़ा सा हट गया हूँ, लेकिन बता देता हूँ। तो इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि दर्जा झेल में से किस मजमून के अंदर रूए सादिक़ा का जिक्र हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। और लिखा किसने है? मेहदी अफ़ादी ने। और मेहदी अफ़ादी का एक बात और, इसी के अंदर उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद को जो है वो फादर ऑफ उर्दू भी कहा है। तो ऐसा अगर सवाल पूछ लिया गया, या ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया आपसे कि उर्दू का फादर ऑफ जो है फादर ऑफ उर्दू कौन है, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद। किसने कहा? तो ये कहा है मेहदी अफ़ादी ने। किस मजमून के अंदर कहा? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के अंदर। ऐसी बातें हर हाल में आपको, ऐसे अगर सवाल आपने तैयार कर लिए तो फिर आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, हज़ारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा मुगालता। यह आपको याद रखना चाहिए। यह मजमून ऐसा है जिसमें यह जिक्र हुआ है। और इसी मजमून के अंदर एक बात और याद रखना, मुगालता के अंदर ही जो नवाब वाजिद अली शाह हैं उनको रंगीले के नाम से पुकारा गया है इसी के अंदर। और जो अकबर बादशाह था उसे अल्लाह अकबर करके उसका नाम रखा गया है, इसमें उनका भी जिक्र हुआ है। तो अकबर का जिक्र इसके अंदर हुआ है। इसी मजमून के अंदर जो है वो वाजिद अली शाह का रंगीले के नाम से भी जिक्र हुआ है। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। इस मजमून में इन्होंने वाजिद अली शाह और अकबर को मसाइब गुमराह भी कहा है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। और विक्रमाजीत का भी इसमें जो है वो बयान किया गया है। ये देखिए, यहाँ से अगला सवाल देखिए कि किस मजमून में अकबर और विक्रमाजीत के अहद का बयान किया गया है। तो किस में किया गया है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये भी आपको मुगालता ही सही रहेगा। इसी के अंदर ही इस बात का जिक्र किया गया है मुगालता के अंदर। तो आपको उम्मीद करता हूँ अब याद रहेगा। मजमून में जो चीज़ें और भी खास जो आपको नोट्स बना लेना चाहिए, जैसे इसी के अंदर जो है रॉकफेलर का भी जिक्र हुआ है। इस मजमून के अंदर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मुगालता, इसी में रॉकफेलर का जिक्र हुआ है। जाकिर साहब का तो जिक्र इसमें हुआ ही है। मुस्तफ़ा कमाल का भी इसमें जिक्र हुआ है। अमेरिका का भी जिक्र इसी के अंदर आया है। सुरैया का जिक्र इसके अंदर आया है। ये इतने सवाल जो हैं वो इससे आपसे बन सकते हैं जो इसी में इस्तेमाल हुए हैं कैरेक्टर। अगला सवाल देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं रखता हूं आपके सामने, ये अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो आपको डिसलाइक कर देना चाहिए। और अगर वीडियो देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो देखते हैं या तो वो तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन अगर आपको देखना हो तो सब्सक्राइब करिए, वरना देखने से कोई मतलब ही नहीं, तो सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं। ये एक तवाज़ देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मारवाड़ी औरतें बंगाली मर्दों और शरई मुसलमानों के साथ सफ़र करने में मुझे बड़ी कोफ्त होती है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो ये किस मजमून में यहाँ से शुरुआत हुई है? कौन सा मजमून है जो इसी इक़्तिबास से शुरू हुआ है? मुर्शिद है, मुगालता है, इस्लाम सलाम हो नज्द पर है, या कुछ का कुछ है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और मज़ामीन रशीद का ये भी सवाल है और आपका आंसर जो सही होगा वो पहला मुर्शिद आपको याद रखना है। मुर्शिद से ये लिया गया है। मुर्शिद जो शुरुआत होती है वो इसी इक़्तिबास से शुरुआत होती है, एक बात। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए यहीं पर कि इसी के अंदर, इस मजमून के अंदर यहाँ पर देखिए आप सलाम हो नज्द पर, इसमें पूछा जा चुका है, इससे सवाल बन चुका है और 2-3 बार बन चुका है कि किस मजमून में रशीद के नोबिल तौबतुन्निसू का जिक्र हुआ है। तो सलाम हो नज्द पर में उसमें जिक्र हुआ है। ये बात आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये भी ऐसा नाविल है मुर्शिद, ये ऐसा नाविल ऐसा मजमून है। अताउल्लाह खान दुर्रानी का नाम आपको याद रखना है। अताउल्लाह खान दुर्रानी का भी जिक्र जो है वो मुर्शिद में ही हुआ है। ये बात आपको नहीं भूलना है। सैयद मसूद का जिक्र हुआ है और नसीरुद्दीन उलवी जो हैं उनका भी जिक्र इसी के अंदर हुआ है।
डॉक्टर जाकिर साहब का तो हुआ है, मौलाना शौकत अली का भी जिक्र हुआ है, और यूसुफ और महमूद नाम का जिक्र हुआ है। इतने लोगों का जिक्र, देखिए पैराग्राफ अगर दे दिया तो अगर ये आपको कैरेक्टर याद हैं तो पैराग्राफ पढ़ करके भी अंदाजा लग जाएगा कि ये किस मजमून के कैरेक्टर हैं। और नहीं याद रहते हैं तो कम से कम इतना तो याद ही रखो हर मजमून से, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो क्वेश्चन आपको कम से कम आते होने चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि बिन बादल बिजली कहाँ चमकी, इस जुमले पर कौन सा मजमून खत्म होता है। तो बिन बादल बिजली कहाँ चमकी, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है प्रैक्टिस, लेकिन आपको हजारों बच्चों से आगे निकलना है तो ये तो करना ही होगा। बाकी आपको जो पढ़ाया जा रहा है या आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप खुश हो सकते हैं कि गालिब कब पैदा हुए, मीर कब पैदा हुए, फैज़ की पहली नज़म कौन सी है, फैज़ का शेरी मजमुआ कौन सा है, ये सब बातें हर किसी को याद हैं और ये आपको मतलब सभी के बराबर रख सकता है। लेकिन ऐसे सवाल जो आपको मैं रखता हूँ या वीडियो लेकर के आता हूँ जिसका मुताला कोई करना नहीं चाहता डीप में, तो वो मैं आपके सामने सवाल ला करके आपको मजबूत से मजबूत स्थिति में पहुंचाना चाहता हूं। ये आपको हर हाल में तैयार करना चाहिए। बाकी स्क्रीन पे मेरी आपको बुक दिख रही है, शाहीन बुक है, इसको आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसमें 27 पेज का नोट्स है और इसमें टॉप ब्रांडेड क्वेश्चन इसी तरह के आपके सामने वाले होने वाले हैं और इसमें 2000 MCQ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। और ये बहुत सस्ती है, जो आपके घर मंगा से। मेरा बस एक ही नज़रिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक मेरी पहुँच कर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें, मुझे बहुत खुशी होगी। ये जो सवाल आपको दिख रहा है इसमें आपको जवाब होगा मुर्शिद। ये भी आपको याद रखना, ये मजमून जो है वो इसी पे ख़त्म होता है, बिन बादल बिजली कहाँ चमकी। अब उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल है, गए, यहाँ पे गए गलत लिख दिया, गए थे हरि भजन बीनन लगे कपास। ये गांव में और हर जगह आपने कहावत देखी होगी, एक ज़रबुल मिसल है। तो गए थे हरि भजन यानी जो है वो आदमी का, जैसे हम लोग बदल कर को इसको कह देते हैं कि नमाज को गए थे पता चला रोज़े गले पड़ गए, ये वैसे ही है, हिंदू धर्म में इस्तेमाल होती है कहावत। तो गए थे हरि भजन यानी ईश्वर की पूजा करने के लिए गए थे, बीनन लगे कपास, तो ये वाली मिसाल, साथ ही साथ में और लाठी ना टूटे सांप मर जाए, ये भी कहावत आपने सुनी होगी। इन दोनों कहावतों को यानी ज़रबुल मिसल हैं, इनका किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे देखिए मुसल्लस है, कुछ का कुछ है, शैतान की आत है और मुर्शिद है। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए जीके जीएस के भी आप क्लास देख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना नज़रिया सभी उर्दू वालों को हो जो LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कि अभी जीके जीएस के चक्कर में ना पड़िए, जनवरी तक आपको ऐसे चलने दीजिए, सिर्फ उर्दू को मजबूत कीजिए, उर्दू को मजबूत कीजिए। और जीके जीएस के चक्कर में अभी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम जो है होगा तब भी जीके जीएस का इतना बड़ा खेल नहीं होने वाला है कि पासिंग मार्क बहुत कम पर होने वाला है। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, ये हम अच्छे तरह से कह सकते हैं कि जिसने भी बच्चे ने 80-90 क्वेश्चन सही कर दिए 150 में से, उसका 100% प्री क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होने वाला है फर्स्ट। मुसल्लस आपको याद रखना है, इसी के अंदर ये दोनों मिसालें इस्तेमाल हुई हैं। उम्मीद करता हूँ हर किसी को याद रहेगा। इसमें जो शुरुआत होती है मजमून वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुर्शिद का मकौला इसी में इस्तेमाल हुआ है। मुर्शिद का मकौला है कि अगर हमें शुरुआत यूँ होती है कि मुर्शिद का मकौला है और मेरा तजर्बा है कि अगर इंसान को बेहतर दुश्मन चाहिए तो उसे अपनों में तलाश करना चाहिए, अपने अजीज़ों में ढूंढना चाहिए। ये इस तरह से बात शुरू होती है, ये मजमून शुरू होता है और उम्मीद करता हूँ ये आपको याद भी रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, रशीद ने मजमून मुसल्लस में किसको अलीगढ़ के कलंक का टीका कहा है। तो अलीगढ़ के कलंक का टीका किसको कहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, इसको अपने पास ज़रूर नोट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा तो जाकिर हुसैन आपका आंसर सही होगा, डी। जाकिर साहब जो जाकिर हुसैन हैं उनको अलीगढ़ के कलंक का टीका कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि मजमून कुछ का कुछ, ये आपको याद रखना है कि मजमून है कुछ का कुछ में रशीद ने कौन सी 2 कौमें बताई हैं जो ना ताज़रात हिंद से डरती हैं और ना म्यूनसिपालिटी से। 2 कौमें ऐसी कौन सी हैं जो ना ताज़रात हिंद से डरती हैं ना म्यूनसिपालिटी से जो डरती हैं। तो इसमें आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला होगा, फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, श्री कृष्ण नाम का एक कैरेक्टर है, वो भी इसी मजमून में आया है जिसका ये पैराग्राफ है। तो इसमें जिसने बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट,
ये आपको याद रखना है। हिंदू मुसलमान दिया है या फिर इशाक और अंग्रेज़ दिया है, हिंदू और अंग्रेज़ दिया है या मुसलमान और अंग्रेज़ दिया है। तो जिसने जवाब दिया होगा इशाक और साथ साथ में अंग्रेज़, ये दोनों ऐसी कौमें इस मजमून के अंदर बताई गई हैं। कुछ का कुछ मजमून का नाम याद रखिए, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है और इसी में इन दोनों कौमों को बताया गया है कि ये ताजरात हिंद से ना तो डरती हैं और ना म्यूनसिपलिटी से। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। अगला सवाल है, ना हाथ बाग पर है ना पाहे रुकाब में। ये सवाल देखिए, ये आपसे कई बार शेर भी पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है। तो इस मिसरे का इस्तेमाल यहाँ किस मजमून में किया गया है, ये जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और फटाफट जवाब दीजिए। क्या सलाम हो नजद पर, कुछ का कुछ, सरगुज़श्त अहद गुल और गवाह। तो इसमें जिसने आंसर दिया होगा सलाम हो नजद पर, यह आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। तो याद रहेगा। अच्छा, इसी में मैंने बताया था कि सलाम हो नजद पर, इसी में तौबतुन्निसो जो नॉवेल है उसका जिक्र हुआ है और वो सवाल बन चुका है। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि किस मजमून ने नहीं होना चाहिए, किस मजमून में मिस्टर जो है मैरिस को 1962 में सर सैयद का लिखा हुआ ख़त शामिल किया गया है। यानी मिस्टर मैरिस जो हैं उनको सर सैयद अहमद ख़ान ने ख़त लिखा था 1962 में, और वो ख़त रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में शामिल है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जितना वेरी लगा सकते हैं आपको याद रखना चाहिए। और मज़ेदार तो बात यह है कि इस मजमून से सवाल बन चुके हैं। सलाम हो नज़्द पर, तो सलाम हो नज़्द पर इतनी बातें आपको याद रखना है कि 1962 में सर सैयद ने जो ख़त मिस्टर मैरिक को लिखा था वो इसी में शामिल है। 1962 का ख़त सलाम हो नज़्द पर, इसी में तौबतुन्निसो का जिक्र हुआ है। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए, इसी मजमून के अंदर हुआ है। और दूसरी बात, इसी में गालिब का मिसरा ना हाथ बाग पर है ना पाहे रुकाब में, ये भी इसी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें कम से कम आपको हो सकते हैं। यानी मज़ामीन सर सैयद के अंदर 20 मज़ामीन हैं और 20 मज़ामीन में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं एग्जाम में। बस उतने ही याद कर लीजिए। हर मज़ामीन से 1 या 2 क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने रशीद अहमद सिद्दीकी पे बात की, आज सर सैयद पे बात करेंगे और फिर अगली बार जो है आगे मज़ामीन आज़ाद पे बात करेंगे और मेहदी आफ़ादी पे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं यूपी एग्ज़ाम के लिए, उन पे बात करेंगे। पहला सवाल है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सर सैयद ने अपने किस मजमून में तवील फ़ारसी इबारत का इस्तेमाल किया है। सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए, जो मज़ामीन सर सैयद है उसका पहला अगर मज़ामीन आपसे पूछा जाए तो इज़्ज़त है। यानी पहला वाला जो आपको इज़्ज़त दिख रहा, ये मज़ामीन सर सैयद का पहला मज़ामीन है, ये भी याद रखिएगा। और इस मज़ामीन की शुरुआत जो होती है वो होती है, सुलह का होना अगर उसके मानी में ना हो कि सबसे इस तरह मिले कि हर शख्स जाने कि हमारे बड़े दोस्त हैं, तो ये नफाक अकबर है। तो ये नफाक अकबर है। इस जो है इबारत से इज्जत जो मजमून है वो शुरू होता है। और ये जो सवाल है इसका जवाब जो होने वाला है वो होगा बी। आंसर आपका सही होगा हमदर्दी। हमदर्दी आपको याद रखना है, सर सैयद का मजमून है और यही आपका आंसर एकदम राइट होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान जो है आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर, ये उसमें पूछ चुके हैं और रीट के भी एग्जाम में इसी को पूछ चुके हैं। और लेकिन मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज की है तो हम आपको बता देंगे पूछा उन्होंने कैसे था। जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले त्यूरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर, यहाँ पे एक बार लिखा है बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। ये इक़्तिबास जो है वो किस मजमून का है। ईद का दिन है, अपनी मदद आप है, या बहस तकरार है, या फिर आज़ादी राय है। तो इसको सवाल को उन्होंने ये पूछा था, इसमें आंसर जो आपका सही होगा वो होगा सी, बहस तकरार का ये जो है इक़्तिबास है। और सवाल जो उन्होंने बनाया था वो ये पूछा था कि सर सैयद ने किस मजमून में इंसान की खसलत को कुत्ते की खसलत से मुवाजना किया है। इस तरह का सवाल बना चुके हैं। और दूसरा जो रीट में असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम उन्होंने लिया था उसमें इस सवाल को ऐसे पूछा था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इंसान की खसलतों को किस जानवर से तशबीह दिया है, तो कुत्ता होना चाहिए।
तो इंसान की खसलत कुत्ते पर बताई गई है, कुत्ते जैसी बताई गई है, या कुत्ते की खसलत इंसान जैसी, इस तरह से इस मजमून का सवाल घुमा फिरा करके बना चुके हैं। तो आंसर आपका होगा बहसो तकरार। देखिए मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में भी कि सवाल अगर आपको अच्छे लगते हैं तब आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, अच्छे नहीं लगते हैं तो आपको डिसलाइक करना चाहिए, और अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर देना चाहिए। अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है कि एक आलीशान जलसा नदवतुल उलमा का कानपुर में हो चुका है और दूसरा लखनऊ में होने वाला है, तो ये दोनों होने वाले जलसे का जिक्र किस मजमून में किया गया है? यानी नदवतुल उलमा जो है उसका जलसा एक कानपुर में पहला जलसा हो चुका है सर सैयद के मुताबिक, और दूसरा जलसा कानपुर में लखनऊ में होने वाला है, वह वंस अपॉन टाइम उनके समय पर की ये बात है। लेकिन अब इसमें पूछा है कि ये बात इन्होंने किस मजमून में कही, तो आज़ादी राय है, ईद का दिन है, इखलाक है, या फिर गुजरा हुआ ज़माना है। तो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम राइट है, ईद का दिन। आपका आंसर एकदम सही है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए यूपी-एलटी ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम, तो स्क्रीन पे आपको मेरी बुक दिख रही है शाहीन, इसको आप अपने घर मंगा सकते हैं। 27 पेज इसमें नोट्स दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इसमें दिए गए हैं। बहुत कम फीस में ये आपके घर पहुंच जाएगी, और इसमें जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहां से मंगा सकते हैं। उस पर आप बात करके मुझसे मशवरा भी ले सकते हैं। सर सैयद ने अपने किस मजमून में सुकरात और साथ ही साथ अफलातून का जिक्र किया है? यह आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। इंसान के ख्यालात, आज़ादी राय, गुजरा हुआ ज़माना, तासुब, ये सारे के सारे मज़ामीन सर सैयद से ही लिए गए हैं, और इसमें आंसर जिस बच्चे का सही होगा वो होगा बी, आज़ादी राय। आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। देखिए आज़ादी राय में आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, इसकी शुरुआत जो होती है, हम अपने इस आर्टिकल की एक बड़े लायक और काबिल ज़माना ख्याल के फ़लसफ़ की तहरीर से अख्ज़ करते हैं। इस वाली इबारत से यही मजमून शुरू होता है, आज़ादी राय। तो ये बात आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो सही हुआ होगा। अब अगला सवाल है, सवाल ये फारसी का शेर दिया गया है। शेर है, मर्द वाइद की दीगर अंदर गोश दर नविश्त अस्ते पंद वर दीवार। ये फारसी का शेर है। जब मुझे उर्दू नहीं पढ़ना सही से आती तो फारसी क्या आएगी, बट आप समझ लीजिएगा अगर आपको फारसी आती है। बट ये शेर जो है हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। मर्द वाइद की दीगर अंदर गोश दर नविश्त अस्त पंद वर दीवार। अब ये आपको याद रखना है किस मजमून कौन सा मजमून जो है वो इस फारसी शेर पे ख़त्म होता है। गुजरा हुआ ज़माना है, या फिर खुशामद है, या फिर साथ ही साथ में महज़ब कौमों की पैरवी है, या फिर आज़ादी राय है। तो ये भी शेर आपको याद रखना चाहिए। ये शेर जो इस्तेमाल हुआ है वो आज़ादी राय में ही इस्तेमाल हुआ है। तो 3 सवालात आज़ादी राय से बन सकते हैं। एक तो शुरुआती इबारत पूछी जा सकती है जो मैंने अभी आपको बताई थी। शुरुआत होती है, हम अपने इस आर्टिकल को एक बड़े लायक और काबिल, इस तरह से होती है। दूसरा उसमें सवाल ये बन सकता है कि किस मजमून के अंदर सुकरात और जो है अफलातून का जिक्र हुआ है, तब भी आप आज़ादी राय बताएंगे। और ये फारसी शेर पर ये मजमून ख़त्म होता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अगला सवाल है, सर सैयद ने किस मजमून में यहूदी के मुताबिक खुदा को वाहिद बताया? यानी यहूदी हैं वो एक खुदा को मानते हैं, और ईसाई के मुताबिक खुदा 3 बताए हैं। ये बात सर सैयद ने किस मजमून में कही कि यहूदियों के मुताबिक खुदा एक है और ईसाइयों के मुताबिक खुदा 3 है? तो इंसान के ख्यालात में कही है, खुशामद में कही है, इखलाक में कही है, या तरक्की उलूम में कही है? आपके मशवरे मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, तो मुझे ज़रूर मशवरा दिया कीजिएगा। और वीडियो देखना हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन इतनी मेहरबानी कीजिए कि अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है उनके काम के हों। और एक बात हम आपके सामने कहना चाहेंगे कि आपको हर हाल में ये ऐसे सवाल तैयार ही करना पड़ेंगे जैसे मैं करा रहा। हम आपको चाहें तो खुश कर सकते हैं, दिली दिल में आप खुश हो सकते हैं बहुत आसान आसान सवाल पूछकर कि पहली मसनबी कौन सी है, पहला शायर कौन है, दीवान गो कौन है, ये सभी को पता है। आप इनमें बराबर रहने वाले हैं, हर बच्चे को पता है। तो आपको सवाल ऐसे पता होने चाहिए
कि अगर उस एग्ज़ाम के अंदर 5 भी सवाल आपने ऐसे कर लिए जो वहाँ के बच्चों दूसरों को नहीं आते हैं, तो आप हज़ारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। जैसे मैं सवाल आपके सामने लाता हूँ, तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो सही होगा पहला वाला आंसर। जिसने भी दिया है इंसान के ख्यालात, उसका एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल सही होगा उसका आंसर जिसने ये दिया है। दूसरी चीज़, इस मजमून की शुरुआत शुरुआत तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ से सवाल बन सकता है इंसान के ख्यालात से, वो बन सकता है कि सर सैयद ने इसी मजमून के अंदर इल्म के मानी दास्तन के बताए हैं। तो इल्म के क्या मानी बताए हैं? दास्तन के। सवाल आपसे ऐसे बनाएगा कि किस मजमून में सर सैयद ने इल्म के मानी दास्तन बताए हैं, या ऐसे पूछ सकता है सवाल को कि इंसान के ख्यालात मजमून के अंदर सर सैयद ने इल्म के क्या मानी बताए हैं। यह सबसे अच्छा सवाल बनेगा और बहुत मुश्किल बनेगा। तो इल्म के जो मानी बताए हैं वो दास्तन के बताए हैं। दास्तन आपको याद रखना है, उसके मानी बताए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो चीज़ें रख पाऊं जो जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम होने चाहिए। सवाल है, बरस की आखिरी रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला लेटा है। इस इक़्तिबास से किस मजमून की शुरुआत होती है? साल के आखिरी। ये ख्वाब दरअसल देख रहा है, और ये आंसर आपका जिसने भी दिया होगा खुशामद है, अखलाक है, या फिर उर्दू ज़बान और उसकी अहद बाहद तरक्की है, या फिर आंसर आपका सही होगा गुजरा हुआ ज़माना। तो बुढ़ा है वो ख्वाब देख रहा है, ये बात ख्वाब में ही बूढ़ा हो गया है, तो ये है गुजरा हुआ ज़माना। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मजहब का जिक्र किस मजमून में हुआ है? अच्छा, जैसे अपने लोगों में खासतौर से हिंदुस्तान में ये अलग अलग डिफरेंट फ़िरके हैं। जैसे मुस्लिम में फ़िरका अहले हदीस भी है, और साथ ही साथ में सुन्नत जो है सुन्नी हैं, और बहाबी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं। इसी तरह से जो अंग्रेज़ हैं ईसाई, उनमें भी 2 फ़िरके हैं, एक तो कैथोलिक हैं और एक वो जो हैं जो प्रोटेस्टेंट हैं। तो ये कैथोलिक जो है वो पुराने हैं, पुरानी रिवायत पर चलने वाले हैं, यानी जो बुनियादी मज़हब है उस पर, और ये नए हैं प्रोटेस्टेंट। और यही वजह थी कि जो यहूदियों का कत्ल किया गया था, इनमें ख़तरनाक जो सबसे कट्टर हैं वो कैथोलिक हैं। अब इसमें क्या है, खुशामद है या फिर महज़ब कौमों की पैरवी है, अखलाक है, या फिर ईद का दिन। देखिए, आपको अगर यूरोप की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको चीज़ें पता चलेंगी। बहुत बढ़िया है और पढ़ना भी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें जो है आंसर, आप जिस बच्चे ने भी दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। अखलाक आपको याद रखना चाहिए, ये बात अखलाक में हुई है। तो अब याद रहेगा, मिस्टर एडिसन का नाम आपको याद रखे। एडिसन जो था जिसने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन का भी जिक्र इसी में हुआ है अखलाक में। तो इसमें कहा गया है कि इसमें सर सैयद ने कहा है कि एडिसन का कॉल है कि मजहब के 2 हिस्से हो सकते हैं। एक जो है वो इक़्तियाद हो सकता है, और दूसरा जो है वो इल्मियात हो सकता है। तो इक़्तियाद और इल्मियात ये मज़हब के 2 हिस्से हो सकते हैं। किसके मुताबिक? तो एडिसन के मुताबिक। और एडिसन वाली ये बात किस में कही गई है? तो इखलाक वाले मजमून में। उम्मीद करता हूँ अब याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है खुशामद मजमून में खुशामद को, अब देखिए अब सही कर दिया मैंने। तो खुशामद मजमून में खुशामद यहाँ पर फिर भी गलत रहा, वाव नहीं बना है खुशामद, ये सही कर लेते हैं फिर से, करिए इसे। हाँ, आप सही हो गया। तो खुशामद जो मजमून है, इसमें खुशामद को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। ऐसा सवाल अगर बना दिया तो सही बता रहे हैं, बिल्कुल आपके कान से धुएं निकल जाएंगे। क्या है? गाने के राग से, या फिर एहसास दिल से, या फिर दर्द भरी आवाज़ से, या शायर से। तो खुशामद जो मजमून है उसमें खुशामद जो है उसको किस चीज़ से तशबीह दी है सर सैयद ने? तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा पहला, गाने के राग से। गाने का राग मतलब जो लय होती है, जो बहर और वज़न चलता है मौसीकी के साथ, और उस चीज़ को इन्होंने खुशामद से तशबीह दिया है खुशामद मजमून के अंदर।
बस यहीं तक बात करते हैं। स्क्रीन पे अब आपको बुक दिख रही है, इसको आप मंगा सकते हैं और इसका खूब मुताला कीजिए। बाकी वीडियो खूब देखिए। मेरी 3 प्लेलिस्ट, कम से कम आपको सारे वीडियो 3-3 बार, 2-2, 3-3 बार देखना चाहिए, या फिर नोट्स बनाते चलिए जैसा आपको सही लगे। अब किताब आपको मंगा लेंगे तो उसमें नोट्स के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, और बाकी नोट्स बनाएंगे तो आपको अलग तरीके से मेहनत भी करना चाहिए, उतनी चीज़ें मिल भी नहीं पाएंगी। यूट्यूब पर सारी चीज़ें पढ़ा पाना भी मुश्किल है, टाइम भी मेरे पास कम रहता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये सारे सवाल जो हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। और दूसरी चीज़, जिंदगी मौका बार बार नहीं देती है, और उर्दू में 120 सीट जो 80 ग्रेड के अंदर आई हैं, जीआईसी की 40 सीट आई हैं, ये उर्दू में इतनी सीट ना पहले आई थी यूपी के अंदर, और ना शायद अगले 15-20 साल आएंगी। अब क्योंकि आई है तो आपको मौका किसी भी कीमत पे नहीं चूकना चाहिए, और ज़रा सा भी आप गौर कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई मशवरा है ज़रूर बताइएगा, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।